पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाओगे ना, बच्चा आ जाएगा। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी और 300 रुपये की एक मेज कुर्सी खरीदी और वहाँ से सिविल सर्विसेज में हम शुरू हुए। एक पर्पज़ था कि कम से कम इस देश को 100 ऐसे ऑफिसर दिए जाएं जो लाइफ में कुछ जाकर कर सकें। ओजांग आईएएस को तो बहुत सारे लोग जानते हैं जी। जो भी आपको फॉलो करते हैं, बट गुरुकुलम नाम का मीनिंग क्या है? अगर कोई बच्चा ये प्लान करता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो कहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट कर सकता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? क्या वाकई ही पॉलिटिक्स आईएएस की राह के अंदर रोड़ा होते हैं? क्या उनको अटकाया जाता है? क्योंकि आईएएस को तो सिखाया भी इसी तरीके से जाता है कि आपको उन सारे बैरियरों से बाहर कैसे निकलना है। जी। फिर वो आईएएस कैसे फंसता है इन पॉलिटिक्स से? हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहे हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम में वाकई हमारे कुछ चेंजेस हैं और हो रहे हैं? इस पर कुछ भी बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट अंग्रेज़ों ने एक छोटा सा पेच डाल दिया था कि जो भी जनरेशन पैदा होगी आगे बढ़ेगी वो नौकरी करेगी। ये जो नौकरी शब्द का कॉन्सेप्ट आया ये वहीं से आया। तो बेसिकली वो शिक्षा की जो हमारा सिस्टम उसकी कमियों से जो एक उग आया क्षेत्र है वो कोचिंग है। ये ऐसे कैसी शिक्षा है जिसको ये पता है मैं ये लॉ ब्रेक कर रहा हूँ और मैं दूसरे बंदे को वो लॉ सिखा रहा हूँ कि भाई आपको आगे जाके इस तरीके के लॉ बनाने हैं, और मैं खुद ही ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ मैं सारे लॉ तोड़ के काम कर रहा हूँ। सर, आज अगर किसी को पियोन भी बनना है ना, तो उसके लिए एक एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट अगर मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, मेरे को एक इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। ये क्या? जैसे लोग कहते हैं कि नैतिकता, मोरालिटी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरी राय अलग हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो पहले से माफ़ी मांगता हूँ। सनातन बड़ा ट्रेंड करता है। सनातन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका मेरे को लगता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु आंसर देगा। उस सनातन के बारे में मेरे को पता है आपसे बहुत ही अच्छा कुछ आंसर मिलेगा। उस सनातन को समझना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में द योगेश एंड प्रणव शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं यूट्यूब के एक जाने माने नाम हैं, ओजांग आईएएस एकेडमी के नाम से इंस्टीट्यूट रन करते हैं। नोएडा सेक्टर 48 में इनका ऑफलाइन ब्रांच भी है। एंड अगर आप यूट्यूब पे कहीं से भी अगर आपको लगता है कि यूपीएससी की स्टडी करते हुए कोई मोटिवेशन आपका लैक हो रहा है, एक बार सर की वीडियो देखने के बाद वो मोटिवेशन आपका फिर से वापस आ जाएगा और आप अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले एक सबसे बेसिक क्वेश्चन कि आपकी यूपीएससी कोचिंग की जर्नी या पढ़ाने की जर्नी, कोचिंग तो नहीं कहूँगा कोचिंग तो एक ऐसा टर्म हो गया, बट यूपीएससी की पढ़ाने की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई सर? इसमें एक और चीज़ जोड़ूंगा, पढ़ाने की जर्नी। तो अगर मैं कहूँगा कि कुछ लोग एक काम के लिए पैदा होते हैं, तो मेरा अगर मैं लाइफ का जो पर्पज़ रहा है वो पढ़ाने को लेकर रहा है। मतलब सबसे पहले 10वीं 11वीं से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि लाइफ में जब मैं इंजीनियरिंग करने गया तो पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पर भी मैंने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर मैंने आईआईटी के बच्चों को पढ़ाया। करते करते समय बीतता रहा। जॉब में गया, जॉब से फिर मन नहीं लगा, फिर वो पढ़ाने की कॉलिंग बनती रही। एनजीओज़ के साथ जुड़ के एक हमने अपनी सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ऑफ इंजीनियर फॉर रूरल एजुकेशन। तो गांव देहात के स्कूलों में जाके वीकेंड पे हम पढ़ाते थे। फिर वहाँ से धीरे धीरे लगा कि प्रशासन में तब तक एज हो चुकी थी और घर की कुछ ऐसी कंडीशन थी कि हम तो नहीं जा सकते थे, लेकिन मन में था कि हम भारत के प्रशासन के लिए चीज़ों को तैयार करें। फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने गया, तो वहाँ स्टूडेंट मेरे साथ बड़े जुड़े रहते थे। तो लकली मैंने उनको मोटिवेट किया, बताया कैसे करना है, और बाय लक मेरे उस बैच से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी हुए। आईपीएस हैं, आईआरटीएस हैं, अलग अलग जगहों पे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आपको इस लाइन में बहुत गहराई से आना चाहिए, उतरना चाहिए। मैंने कॉलेज में भी 1-2 किताबें लिखी। वो पब्लिशर मुझे बहुत मानता था, बोले आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा भाई, मेरे पास फंड नहीं है, मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ ये सब सपना ही देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बिलो एवरेज, और कोई फंडिंग नहीं है, कोई बिज़नेस का नॉलेज नहीं है। उसने एक बात कही मुझे जो मेरी लाइफ का बहुत मोटिवेटिंग लाइन रही है, और मुझे लगता है कि सबकी लाइफ में होता है। उसने बोला, आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाओगे ना, बच्चा आ जाएगा। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी और 300 रुपये की एक मेज कुर्सी खरीदी और वहाँ से सिविल सर्विसेज में हम शुरू हुए। एक पर्पज़ था कि कम से कम इस देश को 100 ऐसे ऑफिसर दिए जाएं जो लाइफ में कुछ जाकर कर सकें, पॉलिसी मेकिंग में काम कर सकें। मुझे लगा एक टीचर होने के नाते ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा। देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। डार्क था सब कुछ, लोगों ने कहा कि नौकरी छोड़ छाड़ के आ रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, डर तो था, बट आई स्टार्टेड माई जर्नी। और धीरे धीरे प्यार होते होते आज लगभग सोशल मीडिया पे ही लगभग 5 मिलियन फॉलोअर हैं टोटल। गुरुकुलम के नाम से मेरा एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर एक मेरा सपना था कि जहाँ बच्चों को
पूरी तरह से नर्चर किया जाए, उनकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट, उनकी एकेडमिक्स, वो हम लेके चलें। तो फिर वो जर्नी हमारी शुरू होती है 2016 से लगभग, और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके आज हम यहाँ पर हैं। और गुरुकुलम नाम मतलब इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, और आपने गुरुकुलम नाम कहाँ से मतलब पिक किया? ओजांग आईएएस को तो बहुत सारे लोग जानते हैं जो भी आपको फॉलो करते हैं, बट गुरुकुलम नाम का मीनिंग क्या है? मेरी लाइफ में एक मौका आता है कि मैं एक हिस्ट्री का बैच पढ़ा रहा था, और एंशिएंट हिस्ट्री में तमिलनाडु के नाम से वो बैच चल रहा था, और उस दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मैं बहुत डीप रिसर्च में चला गया। फिर मैं पढ़ता रहा, फिर भारत की पुरातन संस्कृति, इकॉनमीज़ पे, वहाँ पर जो मुझे पता चला कि हमें जो बताया जाता है कि हमारे पास 2 विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जब उन डॉक्यूमेंट्स की गहराई में गया तो पता चला कि भारत में तो 6 लाख से ज़्यादा गुरुकुल थे, और भारत की जो ज्ञान परंपराएं थी वो इतनी उच्च थी कि हमारा पूरा देश ही, हमें विदेशी बुक्स में बताया जाता था कि भारत एक भरत ट्राइब के नाम पे बना, लेकिन जब रिसर्च की तो पता चला भारत 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संस्कृत के 3 वर्ड, भ प्लस र प्लस त, यानी ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने वाला जो क्षेत्र है उसे भारत कहा जाता है। तो वहाँ से समझ में आया कि विदेशियों ने कैसे हमारी चीज़ को कितना कम किया, और फिर वो डीप रूटेड होता चला गया। एक ड्रीम हुआ कि मैं बच्चों को बुलाऊं जहाँ उनका एक इस तरह से शेड्यूल हो, जहाँ हम एक पूरी दिनचर्या को फॉलो करें, और धीरे धीरे फिर उस रास्ते पर बढ़ा। हालांकि अभी तो एक शुरुआत ही है, लेकिन नो डाउट अच्छे बच्चे आ रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी सुधार आ रहा है। बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको मोबाइल एडिक्शन थी, तमाम तरह की और एडिक्शन थी, लेकिन आज वो अपने लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने गुरुकुलम शुरू किया था। जी, तो गुरुकुलम में बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बात करूं, देखा जाता है कि मतलब बहुत एक बेस लेवल का स्टडी गुरुकुलम में करवाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा ये प्लान करता है कि मुझे आईएएस बनना है, तो वो कहाँ से अपना स्टडी स्टार्ट कर सकता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? जैसे हम आईआईटी की तैयारी के लिए बोलते हैं ना, कि कई बच्चे देखते हैं कि हम 6-7 से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। समथिंग सेम इज नीट के साथ में भी वैसा ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो उस केस में आप तैयारी कब से स्टार्ट कर सकते हैं? जो बेस्ट टाइम होता है, मुझे लगता है कि इसकी सीडिंग 9-10 से पेरेंट्स को करनी चाहिए, और मेरे पास पेरेंट्स के फ़ोन भी आते हैं, बच्चे बहुत अवेयर हैं। लेकिन 11th क्लास में आने के बाद आपको बहुत सीरियस हो जाना चाहिए जी, और ये ज़रूरी भी है। और इसके पीछे फैक्ट ये है कि 2 कमेटी यूपीएससी ने खुद बनाई, एक होता कमेटी और दूसरी बासवान कमेटी। इन दोनों का कहना था कि हमें ऑफिसर्स 12th के बाद लेने चाहिए। हालांकि राजनीतिक कारणों से वो उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो नहीं लेकर आ पाए, लेकिन उनकी दोनों का मानना था कि हम अगर अच्छे ब्यूरोक्रेट 21st सेंचुरी के लिए तैयार करना चाहें तो उनको बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा होता था अंग्रेज़ों के समय में, जब आईसीएस हुआ करता था, अंग्रेज़ों ने जो उसको इस्टेब्लिश किया था, इंडियन सिविल सर्विसेज, तब वहाँ पर बहुत कम उम्र के बच्चे लिए जाते थे, 18 साल मैक्सिमम एज हुआ करती थी। आप अगर आ गए तो आ गए, और फिर वहाँ पर उनको बहुत रिगोरस ट्रेनिंग दी जाती थी, दुनिया के टॉप नॉच इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती थी। यही बात बासवान कमेटी ने भी कही। तो उनका ये कहना है कि यहाँ से सोच डेवलप होती है, और प्रशासन में सोच का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि चैलेंजेस अब भारत के बहुत बदल रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बदलने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने हैं, और जब कोई दुनिया में कोई देश उभरना चाहता है तो जितना उसकी ताकत से वो उभरता है उतना ही उसको गिराने की भी कोशिश होती है। ऐसे में जो स्टील पिलर ऑफ इंडिया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये जो भारतीय सिविल सेवा है ये उतनी मजबूती के साथ करे, तो ऑफिसर्स को भी उतना ही स्मार्ट होना पड़ेगा और चैलेंज को डील करने वाला होना चाहिए। और कई बार मैं बोलता भी हूँ कि आईएएस सिर्फ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है। आईएएस का मतलब होता है आई एम सॉल्यूशन। तो देश की जनता आप तक पहुँचेगी, वो आपसे बात करना चाहेगी, आपके पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किसके पास होगा? जो प्रॉब्लम को समझ पाएगा। और इसके लिए एक बहुत लंबा एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। और कई बार मैं कहता हूँ कि देश में बाकी सारी चीज़ें जॉब है, ये करियर है। तो जैसे साइकिल में करियर होता है तो वो ढोने का काम करता है, उसी तरह वही लोग यूपीएससी में आए जिनके अंदर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, उनके लिए कुछ करना है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। तो एक बहुत छोटा सा कोई पूछे कि भाई किसको आईएएस तैयारी करना चाहिए, आईएएस की तैयारी है क्या, तो अगर 2-3 शब्दों में आप मुझसे कहेंगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। ये एग्ज़ाम पर्सनालिटी का है। अगर आपकी पर्सनालिटी में आप जितना काम करोगे आप उसको उतने अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। सर, एक हमारे आपने भी डिस्कशंस किया, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते रहे हैं। क्या एजुकेशन सिस्टम में वाकई हमारे कुछ चेंजेस हैं और हो रहे हैं? इस पर कुछ भी बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बट नो डाउट
आज जिस हिसाब से भारत उभर रहा है, और आपने हर जगह सुना होगा कि हम विश्व गुरु रहे हैं, तो विश्व गुरु हमने कभी शक्ति नहीं दिखाई दुनिया को। मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि भारत का मतलब था भ धन रा धन त, यानी ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाने वाला। तो हमारी हमेशा से शक्ति जो रही है वो ज्ञान ही रही है। और ज्ञान का हमारा तात्पर्य था कि हम जो भी अर्न करते थे वो मानवता के लिए दे देते थे। यही कारण था कि दुनिया के हम पहली कंट्री थे जिसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। तो इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने तब दिया जब पूरी दुनिया सभ्यता का साथ सीख रही थी। तो नॉलेज में लगातार परिवर्तन करना और हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बदलना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी समझना है कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी है क्या ये भारत की एजुकेशन पॉलिसी है। 1835 का एक साल आप जाएंगे, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो एक शब्द का नाम आता है, मैकाले एक नाम आता है। बिल्कुल। और मैकाले एकॉर्ड वो एकॉर्ड था जिसने भारत को जो नुकसान पहुंचाया, भारत की ज्ञान परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, वो उसने ख़त्म कर दी। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य होता 1947 के बाद। यहाँ मेरी बात पे थोड़ा सा विवाद हो सकता है, लेकिन हम बहुत जल्दबाजी में थे। और कई बार मैं क्लासेस में इस बारे में बोलता हूँ कि एक देश को 2 चरण से गुजरना पड़ता है। एक, जब वो राजनीतिक रूप से आज़ादी लेता है, जिसे हम लोग फ्रीडम कहते हैं, लेकिन फ्रीडम सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू होता है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस, यानी वो राष्ट्र जिन्होंने उसको गुलाम बनाया है, उसकी निशानियों, उसकी चिन्हों से हमें आज़ाद होना पड़ता है। 1947 में हमारे पास एक मौका था डीकोलोनाइजेशन का। भारत 1947 में आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसने अपना डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस बहुत मामले में शुरू ही नहीं किया। और आप भारत में हर जगह देख सकते हैं। हम आज भी, अभी आज से कुछ दिन पहले तक, हम राष्ट्रपति भवन से निकलने वाले क्षेत्र को राजपथ कहा जाता था। तो ये नाम तो राज का तो ब्रिटिश ने दिया था, हमें इतनी फुर्सत नहीं मिली। आज से 5 साल पहले हमारा जो कानून था वो आईपीसी कहलाता था, जिसको कॉर्नवालिस ने दिया था। तो हम क्यों निशानियों को लेकर ढो रहे हैं? हमारी राष्ट्रीय चेतना कहाँ से आएगी? तो एजुकेशन पॉलिसी को हमें वाकई में बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक छोटा सा पेच डाल दिया था कि जो भी जनरेशन पैदा होगी, आगे बढ़ेगी, वो नौकरी करेगी। ये जो नौकरी शब्द का कॉन्सेप्ट आया, ये वहीं से आया। तो जब तक हम एजुकेशन को स्किल, थॉट प्रोसेस पे लेकर नहीं जाएंगे, तब तक हम नौकरी करते रहेंगे। सर, एजुकेशन के थ्रू से हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अवेयरनेस और बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टैग लग गया है आपकी इंडस्ट्री पे बोलें। बहुत सारे लोग इसको एजुकेशन माफिया वर्ड तक, जो कि बड़ा एक स्ट्रेंज वर्ड है। आप लोगों को दुख भी होता होगा अगर कोई भी इस वर्ड को यूज़ करे कि भाई माफिया कह रहा है। तो ये टैग क्यों लगा? एक तो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई क्यों लगा ये टैग, और आप इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे रिमूव कैसे किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि बदलाव तो एजुकेशन से ही होना है। बिल्कुल। तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? पहली बात तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि एजुकेशन, लिटरेसी वर्ड ठीक है जी। एजुकेशन मतलब होता है विद पर्पज़। आज कभी भी मोस्टली 90% स्टूडेंट से पूछिए कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है? पास होना, डिग्री लेना, नौकरी पाना। तो लाइफ स्किल्स कहाँ हैं? मैं उस देश का निवासी हूँ जहाँ पंचतंत्र की कहानियाँ आचार्य विष्णु शर्मा लिखते हैं, जहाँ जीवन और नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमें छोटे बच्चों की कहानियों में डाल दिया जाता है, जानवरों की कहानियों में डाल दिया जाता है, जहाँ जातक कथाएं हैं, जहाँ गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ उपनिषद लिखे गए हैं कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और आज हमें ये पता ही नहीं है कि सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर मेरे सब्जेक्ट क्या थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये लिटरेसी है कि हमें नौकरी पानी, डिग्री लेना, बस खत्म। कोचिंग क्या है? कोचिंग उसी गैप से निकला हुआ एक इंडस्ट्री बन गई है। अब तो इंडस्ट्री कहना ज़्यादा बेहतर है। तो बेसिकली वो शिक्षा की जो हमारा सिस्टम, उसकी कमियों से जो एक उग आया क्षेत्र है, वो कोचिंग है। हालांकि कोचिंग शब्द का जो रियल मतलब होता है, इसमें कोच होता है। कोच, आज आप देखिए, आप बड़े से बड़े खिलाड़ी को देखिए, सचिन तेंदुलकर भी गैरी कस्टन के अंडर में उन्होंने कोचिंग ली अपने, जो है वो जब हमने वर्ल्ड कप जीता जी। तो कोच होता है कि जहां पर एक व्यक्ति आपकी कमियों पर काम करता है, आपको बेहतर बनाता है, आपको हर तरीके से स्किल करता है। अब यहाँ पर आ गया कोचिंग इंडस्ट्री, और नो डाउट जो आप कह रहे हैं वो उस तरह से काम भी कर रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल मेरे सामने एक स्टूडेंट आया कि अरे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, तो मैंने उससे कहा बिना न्यूज़पेपर पढ़े यूपीएससी में आप नहीं जा सकते आगे, क्योंकि आईएएस ऑफिसर के अंदर 2 इंट्रेंसिक गुण होने चाहिए जो कोई आपको नहीं दे सकता। एक अवेयरनेस, दूसरी अलर्टनेस। तो जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं होगी, मेरे आसपास क्या चल रहा है, एक आईएएस ऑफिसर बहुत जागरूक होता है, आईपीएस बहुत जागरूक होता है,
और दूसरा अलर्टनेस, यानी कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको कर्म में कन्वर्ट कर लूँ, सक्रियता। अब पता क्या चलता है कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। उसने बोला हमारी कोचिंग में मना किया, हमें जो है वो इसका ट्रांसलेशन दिया जाता है। मैंने कहा पर्पस ऑफ न्यूज़पेपर क्या है? बोले करंट अफेयर्स पढ़ना। मैंने कहा इसको फैक्ट के रूप में याद कर सकते हो? मैंने न्यूज़पेपर एक अलग तरह की चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 एकड़ खेत है, मेरे पास 1 एकड़ खेत है, मेरे पास उसमें जो है 100 किलो बीज बोया जा सकता है, और अगर मैं 10 किलो बीज बोऊंगा तो मेरी फसल भी कम होगी। तो न्यूज़पेपर बेसिकली सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं होता है, वो एक कॉन्टिन्यूटी क्रिएट करता है। वो बताता है कि शब्द क्या हैं, सामने वाले ने जो शब्दों को लिखा है वो मेरे दिमाग में नर्चर होता है, मैं अच्छी वाक्य संरचना बना सकता हूँ, अच्छा सोच सकता हूँ, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकता हूँ। यही तो पावर होती है आईएएस ऑफिसर की। क्यों उसको मजिस्ट्रेट का काम दिया जाता है? सामने कोई आए बोले हमारे साथ अपराध हुआ तो क्या तुरंत वो सजा लिख देगा? नहीं, वो दूसरे पक्ष को बुलाता है, तुम भी अपनी बात करो, फिर फैक्ट्स की जांच करता है। जब वो विभागों में जाता है तो यही काम करता है। तो कोचिंग इंडस्ट्री ने बता दिया कि भाई देखो इतना तुम्हें पढ़ना है, इतना सिलेबस है, हम तुम्हें, बच्चे ने कहा सर 8 महीने में आईएएस बना देंगे। बोले बिल्कुल बना देंगे। कोई किसी को कुछ बना सकता है क्या? नहीं। कोच सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। कोच एक मार्गदर्शक होता है, वो आपको बताता है कि आप अपनी कमियों को निकाल कर बाहर फेंको। सिंपल सा इतना फंडा होता है वहाँ पे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नो डाउट ये जो मगअप का कल्चर दे दिया गया, नोट्स को पढ़ने का कल्चर दिया गया है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो पहले ही हमारी निपट चुकी है कॉलेजेस में, और जो बची कुची थी वो यहाँ के निपट गई है। तो ओरिजिनल थिंकिंग उसके पास बची नहीं है। और हम जल्दी जल्दी में ना यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके साथ एक हिडन वर्ड होता है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तू डाल मैं पात, ठीक है? तो वो सोचते बेटा तुम कहाँ से रट रहे हो, हमें तो प्रशासन चलाना है। तो वो आप जहाँ तक सोचना बंद करेंगे वहाँ से वो शुरू करते हैं कि हाँ जो बेटा आ जाओ एग्ज़ाम तुम्हारा लेते हैं। तो साल 2 साल बाद जब आप एग्ज़ाम देने पहुँचते हैं तब तक पता चलता है कि मेरा सब कुछ निपट चुका है। तो ये ओरिजिनल थॉट रखना पड़ेगा। कोचिंग कहिए, ट्रेनर कहिए, मार्गदर्शक कहिए, मेंटर कहिए, आपको यूज़ करना है अपनी कमियों को निकालने के लिए। ये एक व्यक्तिगत ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पर दोनों का समर्पण होना चाहिए, शिष्य का भी और गुरु का भी। ये कोई गिव एंड टेक नहीं है, अच्छा सर फीस दे दिया, कितनी ज़्यादा फीस है, चलो, और यहाँ से हमने कुछ नोट्स उठा लिए। कभी आप इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। सर आपने अभी बात किया, बच्चे, बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो बात करते हैं कि हमें यहाँ से फलाना जगह से बहुत अफोर्डेबल कोचिंग मिल पा रही है, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं 100 रुपये में, 1000 रुपये में, और कितना प्रिपेयर करते हैं। बट एट द सेम टाइम वही कंपनीज दूसरे जगह पे अगर आप देखते हैं तो वो वीसी फंडिंग की तैयारी में जुटे रहते हैं, इतनी सस्ती कोचिंग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को यूज़र बेस बनाने के लिए, बट एट द सेम टाइम हज़ारों करोड़ों की अगर फंडिंग उठा रहे हैं। तो इसका मतलब बड़ा एक डाइवर्स एक चीज़ है। स्टूडेंट अगर इस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, तो 1000 रुपये में, 500 रुपये में उसको तो मिल रहा है चीज़, ना उसका करियर बन पा रहा है उससे, ना उसको कोई डायरेक्शन मिल पा रही है। बट जिनके लिए वो कह रहे हैं कि वो बहुत अफोर्डेबल कोचिंग दे रहे हैं, फीस से नागा मा के वो उन्होंने अपना जो स्ट्रैटेजी बनाई, जो डेटा बनाया, वो फंडिंग के रूप में, और वो वीसी राउंड में या आईपीओ लॉन्च की बहुत सारे ब्रांड्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जी सर, इसको आप कैसे लेते हैं सर? इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी मुफ्त नहीं है, कोई ना कोई उसकी कीमत चुकाएगा। और दूसरा, जब हम छोटे थे तो पिताजी कहावत बोला करते थे कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये सब हमारे परिवारों में चलता था, यानी सस्ता बार बार रोएगा, ट्राई करो। और मैंने देखा है जी, यूपीएससी, मैंने जैसा बोला कि व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये डाटा फैक्ट्स ये उनको नहीं चाहिए। अगर ऐसा चाहिए होता, सिंपल सी बात है, इतने आईआईटीज़ हैं, इतने एम्स हैं, कितने गोल्ड मेडलिस्ट होंगे आप देश में, सोचिए। 900 सीट्स टोटल यूपीएससी में। भाई मैं 1.5 साल 2 साल एग्ज़ाम क्यों लूँ? मैं जाऊँ सारे आईआईएम, सारे आईआईटी, सारे एम्स के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉपर्स को, जेएनयू के टॉपर्स को उठाऊँ और उनको आईएएस बना दूँ। लेकिन फिर शिव सहाय अवस्थी, मिथिलेश मिश्रा, ये गांव देहात से आए हुए 2nd डिवीज़न पढ़े हुए बच्चे आईएएस क्यों बन पा रहे हैं? सबको ये लेवल प्लेइंग फील्ड। यही एक चीज़ अगर स्टूडेंट समझ जाए कि ये कहानी कुछ और है, ये पढ़ने वालों की होती तो डे 1 से मुझे आना ही नहीं था। भाई मैं 12th में फेल हुआ था, मैं गांव से पढ़कर आया, 58% शिवसाय अवस्थी ऐसे गांव से तो यहाँ बिजली नहीं पहुँच रही है, और हिंदी माध्यम से उन्होंने यूपी आईएएस टॉप किया। तो ये डिफरेंस जो है वो सोच का, प्रशासनिक अधिकारी, व्यक्तित्व क्या है मेरा, क्या मैं दबाव सह पाऊंगा,
क्या मेरे पास वास्तविक सोच है? क्या मैं एजेंट ऑफ चेंज हूँ? मतलब मुझे मौका मिला, मैं कोई बदलाव कर पाऊँगा? क्या मुझे अगर कोई तारीफ ना मिली, मैं एक साइलेंट पर्दे के पीछे बिना किसी भावना के मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाऊंगा? अगर ये मोटिवेशन नहीं है, ये अंदर से बात नहीं है, तो नोट्स पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए। आज की दुनिया में अगर कोई कहे कि भाई साहब आपके पास पेपर आता है, मेरे पास नहीं आता, ये 15-20 साल पहले होता था। आज की डेट में कितने टेलीग्राम ग्रुप है आके बैठा हुआ है, मेरे पास एनसीईआरटी सरकार ने फ्री कर दिया, लाइब्रेरीज फ्री कर दी हैं। तो मतलब यहाँ दूसरा है। दूसरा ये क्या होता है, छोटा छोटा डाटा लेके और बच्चों को इजी तो बच्चों को ना वो एक तरह से, हम इसको एनएलपी में डोपामाइन कहते हैं। जैसे मोबाइल में रील देखते हैं ना, तो डोपामाइन क्रिएट होता है, मज़ा आता है, नशा होता है। तो उन्हें पता नहीं चलता है, वन लाइनर लिखा दिया, कुछ फैक्ट्स बता दिए, कुछ ट्रिक्स बता दी, देखो कि ये वाला ट्रिक याद कर लो, बच्चे को लगता है यही आईएएस है भाई। उसको ये नहीं समझ में आता कि रेलवे के नोट्स और यूपीएससी के नोट्स में अंतर है। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको रिस्पेक्ट देता है। कभी आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए, वो पूछता है क्या आप सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु समझौता कैंसिल करना चाहिए? यानी वो आपसे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ पॉलिसी डिसीजन में इन्वॉल्व हो जाइए। वो आपको रिस्पेक्ट देख रहे हैं और आप डाटा रट रहे हैं, तो वो आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो करना ही भी नहीं है उनको। तो लेकिन तब तक साल 2 साल बह जाता है। वो आजकल बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, चमक दमक, म्यूज़िक। मैं तो आजकल बोलता हूँ कि आज से कुछ साल पहले एडिटर्स जो टाइपराइटर होते थे, टाइपिस्ट, वो कोचिंग चलाते थे। आजकल वीडियो एडिटर कोचिंग चला रहे हैं। टीचर कहाँ चला रहा है? वो बस म्यूज़िक चल रहा है, डोपामाइन रिलीज़ किया जा रहा है, एड्रेनलिन फ्लो हो रहा है, बढ़िया सा म्यूज़िक लग रहा है, अरे पागल हो गया बच्चा, बस यही है मेरे सपनों का दौर। लेकिन जब रियलिटी में आता है, जब सपने टूटते हैं, हर कोचिंग में पूछा जाता है सक्सेस कितने हुए? कभी पूछ के देखना फेल कितने हुए, कभी ये पूछ के देखना फेल कितने हुए। क्या उनके सपनों की कोई कीमत लगाई जाती है? क्या उनके सपने फ्री के थे? क्या उनके माँ बाप के पैसे फ्री के थे? ये प्रश्न जिस दिन पूछ लिया जाएगा ना, उस दिन ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बट डोपामाइन इंडस्ट्री, इसको मैं डोपामाइन इंडस्ट्री कहता हूँ। आजकल कोचिंग इंडस्ट्री डोपामाइन इंडस्ट्री है। नशे में आदमी इंसान है, खूब जम के चल रहा है। और नो डाउट ये फंडिंग सब बाहर से आ रही है, अभी सरकार भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। ये डाटा कहाँ जा रहा है, क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, और इसके बदले फंड किस बेसिस पे आ रहा है, ये आने वाले समय में जांच का विषय बनेगा। एक क्वेश्चन सर हमेशा दिमाग में रहता है, हम आईएएस बन के जाते हैं, बहुत सारा नॉलेज लेके जाते हैं, बहुत सारे एक जोश लेके जाते हैं कि अब समाज को बदल देंगे, बट उसके ऊपर फिर पॉलिटिक्स आके बैठ जाती है। ये हमारे को पता है, हमारे को ये लगता है पॉलिटिक्स आके बैठती है, बट मैं बिहाइंड द सीन नहीं जानता। क्या वाकई ही पॉलिटिक्स आईएएस की राह के अंदर रोड़ा होते हैं? क्या उनको अटकाया जाता है? क्योंकि आईएएस को तो सिखाया भी इसी तरीके से जाता है कि आपको उन सारे बैरियरों से बाहर कैसे निकलना है जी। फिर वो आईएएस कैसे फंसता है इन पॉलिटिक्स से? देखिए, पॉलिटिक्स हमारी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो जब आप व्यक्तित्व के रूप में जाते हैं तो आपको पता है कि दबाव के बिना तो कोयला हीरा नहीं बनता है। बिल्कुल। आप कैसे एक बेहतर ऑफिसर बनेंगे, कैसे कल आप पीएमओ में बैठेंगे, कैसे आप कल सीएम का दिमाग बनेंगे, आप चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री क्या बोलेगा, कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करता है। आप किस एलीट ग्रुप में घुसने जा रहे हैं, आप पहले लीजेसी समझिए। इसकी लीजेसी, भारत को जो भी दिमाग देने वाले लोग हैं वो यही हैं। आज हम आप शांति से सो पा रहे हैं, आज हम भारत की प्रगति, हम $5 ट्रिलियन बनना चाहते हैं। जरा निपट के देखिए कि एक आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल 5 फुट 6 इंच, दुनिया के देश घबराते हैं। आज हम अगर सो पा रहे हैं यहाँ घरों में शांति से, तो शायद वो जाग रहा है। आज जब आप अमिताभ कांत के बारे में सुनते हैं, केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर, और कैसे भारत की नीतियों को चमका के रख दिया कि आज भारत, जो कुछ दिन पहले हम मजाक करते थे, भारत अपना कुछ बना पाएगा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिस डीआरडीओ में फंडिंग की कमी थी, आज भारत सरकार खुद 64,000 करोड़ रुपए दे रही है कि भाई हमारे लिए लाइट कॉम्बैट, भारत की कंपनी भारत के लिए बना रही है। ये तो सपना था हमारे लिए। कैसे हुआ? कैसे हुआ कि आज हम आयुष्मान भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को फ्री हेल्थ दे पा रहे हैं? अगर आप जाके पता करेंगे तो आपको एक आईएएस ऑफिसर का नाम पता चलेगा। कैसे हम आज गरीब किसानों को, अगर जो हम उसका बीमा दे पा रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण, प्रधानमंत्री का नाम लग जाए, किसी का नाम लग जाए, लेकिन वो बिहार कैडर का एक ऑफिसर। आज हम में से कोई भी गया, अंगूठा लगाया, आइडेंटिटी बन गई, खाता खुल गया, सिम मिल गया। कोई पता तो करे बिहार कैडर का वो कौन सा आईएएस ऑफिसर था जिसने शुरुआत की थी। और जब ये आधार की शुरुआत हुई तो नंदन नीलेकनी स्पेशली
पत्र लिखकर फ़ोन करके बुलाते हैं कि तुम्हारे बिना तो ये प्रोजेक्ट में शुरू ही नहीं कर सकता, तुम हो इसके असली सूत्रधार। तो ये परिवर्तन की चीज़ है, ये एक अलग सोच की चीज़ है। तो स्टूडेंट को उस तरह से अपने व्यक्तित्व को भी फोकस करना पड़ेगा। सर, आपकी एजुकेशन के बहुत सारे वीडियोस में मैं देखता हूँ कि आप स्पिरिचुअल पाथ की बात करते हैं। विपस्सना की भी आप, क्योंकि मैं नॉर्मली विपस्सना को दूसरे सेंस में देखता था जब कोई स्पिरिचुअल गुरु आके उसकी बात करता था, बट एक एजुकेटर वो उसकी बात कर रहा है, तो आप मतलब इसके थ्रू से आप स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करते हैं? बड़ा सिंपल सी चीज़ है, हम ट्रांसमीटर हैं। तो ट्रांसमीटर तो ट्रांसमिट कर रहा है, मुझे जो नॉलेज है मैं दे रहा हूँ। सवाल है ट्यून किसको करना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में भी एग्जांपल लेता हूँ कि आपको किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद हैं या आपको हनी सिंह के गाने बहुत पसंद है आज की जनरेशन के हिसाब से, फॉर एग्जांपल, तो वो तो बेचारा अपने स्टेशन से गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर आपका रेडियो ट्यून नहीं है तो आवाज़ तो गड़गड़ गड़गड़ करेगी ना। तो प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, तो गलती किसकी? हनी सिंह की है, किशोर कुमार की है, आपके रिसीवर की है? राइट। किसकी गलती है? आपके रिसीवर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको सही ट्यून करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मैच करानी पड़ेगी। तो बेसिकली इंसान का जो दिमाग होता है ना, जो उसकी ब्रेन वेव्स होती हैं, वो उसका रिसीवर है। स्टूडेंट पूछता है आपकी कोचिंग से कितने सिलेक्शन हुए? वो जो बीत गया उससे तुम्हें क्या लेना देना? अगली सीट पे तो तुम बैठ रहे हो। तुम कितना जानते हो, तुम कितना सीखने के लिए तैयार हो। कितना जानते हो मैटर नहीं करता, क्या सीखने के लिए तैयार हो। हम कहते हैं ये स्टूडेंट है, हमें बोलना चाहिए लर्नर है या नहीं है, क्योंकि हम उस देश में जहाँ आचार्य चाणक्य ने कहा था शिक्षा पात्र को मिलनी चाहिए। स्टूडेंट को पहले पात्र बनाया जाना चाहिए। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इसको जो भी नाम देना चाहें, ठीक है, वो सारी चीज़ें केवल यही है कि आपका ब्रेन तैयार है कि नहीं। मैं तो बोलूँगा 1 साल 2 साल आपको सिखाऊंगा, सीखने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो अगर वो रिसीवर ट्यून हो गया तो फिर वही तो कह रहे हैं, रिक्शे वाले का लड़का IAS बन जाता है। हम पढ़ते हैं 60% बॉडी काम नहीं कर रही है, 2 लोग पकड़ के उठा बिठा रहे हैं, वो IAS टॉपर बन जाती है। हड्डियां 4-4 महीने में टूट जा रही हैं, ऐसी बीमारी है, घर वालों ने घर से निकाल दिया, IAS बन जा रही है। दोनों आंखों से देख नहीं सकती, IAS बन जा रही है। और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, आंखें ठीक, दिमाग ठीक, शरीर ठीक, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो प्रॉब्लम ये सिर्फ 250 ग्राम का, इसको अगर टीचर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट के एजुकेशन पर बाद में काम करे। पहले जहां एजुकेशन स्टोर हो रही है, हर टीचर को पहले उस पर काम करना चाहिए। और मेरा पूरी निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चे के जीवन पर ध्यान दें, क्योंकि ईश्वर ने हर जीवन को बड़ा खास बनाया है। आध्यात्मिकता सिखाती है, उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। वो इस देश की धरोहर है, वो कुछ भी हो सकता है। और मैंने अपने जीवन में, चाहे NGO में पढ़ाना हो, गरीब बच्चों को पढ़ाना हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाना हो, इवन दो मेरी जो सबसे, जिसने मुझे टीचर बनाया वो एक बहुत छोटी बच्ची स्टूडेंट थी, जिसको पढ़ाने के चक्कर मैंने बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल छोटी बच्ची 4 साल की। तो मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि कोई भी आज तक मुझे बुरा स्टूडेंट नहीं मिला। मैं ये समझ पाया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, गुड और बैड नहीं, ट्रेंड और अनट्रेंड। अगर आपने अनट्रेंड माइंड को ट्रेन कर दिया तो वो जो चाहे वो अचीव कर सकता है, और मैंने अपने लाइफ में किया है। सर, आपके जैसे मैंने बहुत सारे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या वेबसाइट्स का, IAS एकेडमीज़ के प्रोग्राम्स देखता हूँ तो नाम बड़े मतलब स्पेसिफाइड होते हैं। आपका जब मैंने कोर्सेज के नाम सुने, 0 to Hero, मेंटरशिप, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने पूछा भी कि ये नाम आपने इस तरीके से क्यों ड्राफ्ट किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है? 0 to Hero क्या है? मतलब क्या ऐसा होता है कि कोई 0 से हीरो बनता है? या फिर मेंटरशिप मतलब क्या रहता है? मेंटरशिप में आप क्या मेंटरशिप करते हैं, क्या कोचिंग करते हैं? और इसको आपने UPSC नाम क्यों नहीं दिया, उससे रिलेटेड नाम क्यों नहीं दिया? इस नाम के पीछे कुछ लॉजिक? अच्छा, आप देखो ना, 0 सबसे खूबसूरत, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है। 0 के साथ क्या खास बात है? किसी वैल्यू बढ़ाएगा, आप उसकी सही जगह तय कर दो। अगर आप उसको किसी नंबर के राइट में रखोगे, राइट प्लेस दे दोगे जी, तो वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देगा, 100 गुना बढ़ा देगा। लेकिन उसको अगर रॉन्ग प्लेस पे रखोगे, वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। सो इन बिगिनिंग अगर मैं बात करूं, हम सभी 0 होते हैं, हम इस संसार में आते हैं। बस हमें हमारे जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, मार्गदर्शक मिलता है,
कोई एक ऐसा मोटिवेटर मिलता है जो हमें हमारी राइट प्लेस पे बिठा देता है, राइट प्लेस। और जैसे हम वो राइट प्लेस पे पहुंचते हैं, वही जीरो वो क्या करता है, वो जिसके साथ जुड़ता है उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर वही जीरो रॉन्ग प्लेस पे चला जाए तो कोई फर्क नहीं डाल सकता। सो जीरो का मतलब होता है कि जहां आपके पास कोई लोड नहीं है। ये ना दिमाग पे जब लोड आता है ना, तब हम फंस जाते हैं। तैयारी करना शुरू नहीं किया, तैयारी एंजॉय करनी है, पढ़ाई को एंजॉय करना है। सर कब तक सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेबस कब पूरा होगा सर, आप कैलकुलेट करने लगते हैं। फेल हो गए तो क्या होगा सर। बच्चा पहले दिन आ रहा, बोला सर प्लान बी क्या रखें, ले इतिहास गवाह है, प्रोसेस पे ध्यान रखना, बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, जब सब जहाज जला दिए, बोले कोई प्लान बी नहीं। लाइफ में कहा जाता है कि सबसे अच्छा विकल्प तब होता है जब आपके पास कोई विकल्प ना हो, तब आप जिंदगी में सब कुछ कर गुजरते हैं। और आप आते कह रहे हो प्लान बी क्या है, सो आप प्लान सी पे टिकोगे, सी भी ढूंढ लो। तो यहाँ जीरो का मतलब होता है कि लोड को पहले फ्री करो, एंजॉय द प्रोसेस, प्रोसेस एंजॉय कर लिया, सब कुछ हो जाएगा। हीरो का मतलब होता है चेंज कर। पिक्चर में हीरो क्या होता है, हीरो मतलब सर्वगुण संपन्न। हीरो देखिए गाना भी अच्छा गा लेता है, नाच भी अच्छा लेता है, हीरोइन को भी बचा लेता है, हीरो को भी और विलन को भी पीट लेता है, एक सामाजिक व्यक्ति होता है, मतलब सर्वगुण संपन्न। तो आईएएस होता क्या है भाई, बेसिक आप गए तो आपको 29 डिपार्टमेंट आपके अंडर मिलेंगे। वो राजस्व भी संभालता है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी संभालता है, वो सिक्योरिटी भी संभाल रहा है, डिजास्टर भी संभाल रहा है। तो सर्वगुण संपन्न। तो ये बिल्कुल शून्य से, यानी कि अपने व्यक्तित्व को पहचानने की यात्रा है। सर लॉ एंड ऑर्डर से मेरे को एक बहुत दुखद घटना याद आती है, जो रिसेंटली मुखर्जी नगर के किसी एक प्लेस के ऊपर हुई, जहाँ पे बेसमेंट में पानी बढ़ने से हमारे कुछ छात्रों की मौत हुई थी। यहाँ पे मेरे को लगता है जहाँ हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर सिखा रहे हैं, वहीं पे उस लॉ और ऑर्डर का बिल्कुल पूरे तरीके से खंडन, पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हुआ था। तो ये ऐसे कैसी शिक्षा है जिसको ये पता है मैं ये लॉ ब्रेक कर रहा हूँ और मैं दूसरे बंदे को वो लॉ सिखा रहा हूँ कि भाई आपको आगे जाके इस तरीके के लॉ बनाने हैं, और मैं खुद ही ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ मैं सारे लॉ तोड़ के काम कर रहा हूँ। क्या कहना है आपका इस बात के ऊपर, या उस संस्थान के लिए, या किसी भी ऐसे लोगों के लिए जो आज भी उनको पता है मैं लॉ तोड़ रहा हूँ मगर लॉ तोड़े जा रहे हैं? यही तो इस हिंदुस्तान की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमें बदलनी होगी। और जैसा कि आपने शुरुआत में मुझसे कहा था कि सिस्टम चेंज नहीं हो रहा है, अंदर जाने के बाद ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले मैं वो जवाब दूंगा कि ये बहुत दुखद घटना थी। जीवन का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन ये इग्नोरेंस सबकी थी। किसी एक को सज़ा तो मिली, लेकिन सारे पक्षों को सज़ा नहीं मिली। और हमारे देश में एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं उस प्रोटेस्ट में मैं गया भी था, तो मैंने कुछ और भी सच्चाइयाँ देखी जहाँ मन थोड़ा दुखी हुआ कि हम स्केप गोट ढूंढते हैं, किसको बलि का बकरा बनाया जाए, और लीपापोती करते हैं। सवाल तो कई ऐसे थे कि वो जल भरा हुआ दुखद घटना हुई, राइट, वहाँ के भी प्रशासन की कमी थी। वो चीज़ों को बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मैनेज कर सकते। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्वयं वो डिमांड कर सकता था कि अगर मान लीजिए बेसमेंट में चीज़ें हैं, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए थी, पर जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो प्रशासन कहाँ था? कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं थी। हम जब वहाँ से गुजरते थे तो बड़ी देखते थे भाई ये होती है बिल्डिंग, तो कहाँ थे आप? आपने लाइसेंस कैसे दिया? चेक करने क्यों नहीं आए? ठीक है, आप अंदर बैठे, छोटी सी एक चीज़ थी, बेसमेंट है, पानी नीचे आएगा। अगर मैं कुछ ट्यूब रख देता, पुरानी ट्यूब्स मिलती हैं, सुंदर कलरफुल करके रख देता, दीवारें भी सुंदर लगती, तो एटलीस्ट लाइफ को बचाने के लिए जो 5-10 मिनट का टाइम होना चाहिए, क्रूशियल टाइम होता है, वो हमें मिल जाता। वो ट्यूब से पकड़ के वो लोग तैर सकते थे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हमें सोचनी पड़ेंगी। हमें सॉल्यूशन के लिए हम एक दूसरे को दोषी करते हैं। भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, हमें स्वयं उसमें लगना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे कि आखिर सिस्टम में आपने कहा कि पॉलिटिशियन है, ये फलाना ढिकाना, दुनिया भर का सारा गेम तो नंबर का है। अगर बेईमान आदमी ज़्यादा होगा तो वो सिस्टम को करप्ट करेगा, ईमानदार आदमी ज़्यादा होगा, पर्पसफुल आदमी ज़्यादा होगा तो वो सिस्टम को सही करेगा। इस हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से इस देश में बहुत कुछ बदल दिया, सिस्टम को बदला।
और अपने साथ बहुत से लोगों को तैयार किया, और ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने सिस्टम को बर्बाद भी किया। बहुत छोटा सा एक आपको मैं बताता हूँ कि अगर सिस्टम में अंदर अच्छे लोग जाते हैं तो सिस्टम अपने आप काम करना शुरू करेगा। और ये यूथ का पर्पस होना बहुत है कि हमने इस देश से ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में जब लोग जाते हैं तो उनका लगता है कि यार पैसा, पावर, शोहरत, कई लोग तो बात करते हैं दहेज और कुछ भी। अभी योगेश जी ने जो रेफरेंस दिया कि उस घटना के बाद एक बहुत बड़ा रुझान इस इंडस्ट्री का चेंज हो गया। बहुत सारे बच्चे दिल्ली एक टाइम पे, आज से कुछ साल पहले बहुत बड़ा हब होता था, अभी भी है हब, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अभी हब नहीं है, बट समहाउ अब जब बात करते हैं तो बच्चे अपने सिटी में ही रह के पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स डर गए कि अब दिल्ली भेजना बच्चों को सेफ है नहीं है। इस घटना ने कितना इम्पैक्ट डाला यूपीएससी के इंडस्ट्री पे, और कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला? देखिए, इस पे इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा पड़ा, दुखद घटना भी रही है ये जी। और कई चीज़ें एक्सपोज भी होकर आई। और जिस तरह से चाहे लोकल्स हों, गवर्नमेंट हो, पॉलिसी हो, सभी ने एक तरह से लिविंग कॉस्ट बढ़ाई। वो एक दौड़ तो शुरू हो ही गई थी, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, और मनमाने तरीके से रेंट का कोई उसमें रेगुलेशंस नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा देखा गया आगे चलकर कि बेसमेंट्स में बच्चे सो रहे हैं, एयर नहीं है, साफ पानी नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी चीज़ के पीछे, जब हम, वो एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है। तो नो डाउट हर चीज़ एक जगह पहुंचती है, और डेट्रॉयट एक शब्द होता है कि जब ऊंचाई पे पहुंचोगे तो नीचे भी आना ही पड़ेगा। तो ये हुआ, बच्चे भी पैनिक हुए, पेरेंट्स भी पैनिक हुए। मीडिया ने लेकिन इसको बहुत अलग तरीके से दिखाया। राइट। यहाँ मीडिया का रोल बहुत अलग था, और सोशल मीडिया हो गया चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, अचानक से वो उसने इस चीज़ को ऐसा दिखाया कि अगर संसार में कहीं नर्क है तो यही है। बहुत सारे इस घटना के बाद इंस्टीट्यूट बंद हो गए, अच्छे स्कूल, उनके जो सेंटर्स थे अलग अलग लोकेशंस पे, वो बंद हो गए। बहुत सारे राजेंद्र नगर या करोल बाग का जो एरिया है, वहाँ पे भी मैं कुछ नोन जिन लोगों को जानता था, उन्होंने भी अपने सेंटर्स, अगर 5 थे तो 3 कर दिए, 2 कर दिए, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। तो वो जो आपने बात कही, सेंटर बंद हुआ वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से कुछ दूर पे था। और वही मैं एक चीज़ पूछता रहा, सरकार ने ढेर सारे आनन फानन में मीडिया के दबाव, मीडिया ट्रायल शुरू हो गए, और उसमें जो रियल कल्प्रिट था या रियल कल्प्रिट जो थे वो बच गए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप टैक्स लेते हो हर चीज़ पे जी, फीस पे, बिल्डिंग पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, हर जगह। सड़क पर पानी भर रहा है, आपको पता है मानसून का 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आजकल आ जाता है। वो किसकी गलती है? मैं उस नाली को कैसे साफ कर सकता हूँ? मैं सर्विस सेक्टर से हूँ ना, मैं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग से तो नहीं हूँ। राइट। आपको मेरी बात बुरी लग सकती है। आनंद फानंद में सरकार ने कहा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, तो मेरा भी वहाँ पे था। मैंने कहा सर, ये सरकार ने कहा है कि अगर ये फलाना एनओसी नहीं मिलेगी तो बंद करना पड़ेगा। बोले हम आपके लिए बिल्डिंग तोड़ दें क्या? उस बिल्डिंग की डिज़ाइन ही ऐसी थी। तो सवाल ये है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि भाई हमारा काम है पढ़ाना, हम बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, हम बच्चे को नर्चर कर सकते हैं, हम बिल्डिंगें नहीं बना सकते ना। और जब आप उस पॉलिसी को बना रहे हो तो आप देखो तो आपने वहां पे कैसे बनाया, अल्टरनेट प्लान दो। भाई हम सिर्फ आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, खिड़की कहाँ होगी, आपका बिल्डिंगें कहाँ होगी, हम कैसे जाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्या करना है, ये तो आपका काम था ना, वहां पे से हो गया, ये मशीनरीज का काम था। और फिर सडनली आपने कहा, सबके बहुत लॉस हुए। और इस चक्कर में क्या हुआ, जो बहुत अच्छे शिक्षक थे, मैं आपको बता रहा हूँ, बात बुरी हो सकती है, लेकिन ऐसे बहुत से शिक्षक थे जो बहुत अच्छे, जेन्युइन माने जाते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस जगह को टूटने के बाद उन्होंने अपनी पूंजी लगा रखी थी, पढ़ा रहे थे, कि वो जाकर कहीं और कर सके। उन्होंने सब बंद किया, सामान बेचा, खुद हमारे वहाँ पे कितने स्टूडियो, कितने, सब कुछ बर्बाद हो गया, क्योंकि सीधे बोला भाई हम यहाँ से सीढ़ी कहाँ से निकालें? सरकार ने कहा 3 सीढ़ी चाहिए, कहाँ से देंगे हम सीढ़ी? बोले जगह नहीं, यही है, क्योंकि वो रेसिडेंशियल को जब वो बस रहा था तब आपको रेगुलेशन बनाने चाहिए थे ना, कि हम आपको एक स्पेशल जगह दे रहे हैं। भाई इंडस्ट्री के लिए आप जगह देते हो, आप फलाना चीज़ के लिए जगह देते हो, तो जब आप, अगर गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री से टैक्स ना ले रही होती,
फ़ायदा ना कमा रही होती तब समझ में आता भी। आप फीस काटते 18% GST आपके पास पहुंच गया, सब कुछ चीज़ें हैं, तो हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे हो? तो यहाँ भारत के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि कोई हम चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं, हम केवल क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। ये डे वन से हमारा कल्चर है, ये हम क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। 1991 में तेल खरीदने का पैसा नहीं था तो हम LPG की तरफ भागे। उससे पहले का पंचवर्षीय योजना में आ गया था कि भाई इकॉनमी को ओपन करो, तब नहीं समझ में आया। तो जब हमारे सर पे क्राइसिस गिरती है तब हम कुछ आनन फानन में क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसके बाद सब ठंडे बस्ते में। अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर्स आ गए, सब जीरो, लेकिन जिनका बर्बाद हो गया वो कहाँ जाए बेचारे? उनके लिए तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और लोकल्स को भी समझना चाहिए, कोटा में भी यही हुआ कि शोषण की हद तक मत जाओ। आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप फ़ायदा उठाओ, ठीक है, अपनी रोजी रोटी चलाओ, लेकिन शोषण की हद तक जब जाओगे तो फिर वो विनाश की तरफ लेकर जाएगा। दिल्ली के दोनों सेंटर मुझे लगता है इसी का बेस्ट एग्जांपल है। सर, आज अगर किसी को पियोन भी बनना है ना, तो उसके लिए एक एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बट अगर मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, मेरे को एक इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे लिए कोई एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। ये कैसे है? ये वाकई में बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा। क्लासेस में तो हम इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट खुले मंचों पे जवाब देना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। और यकीन मानिए, ये क्यों नहीं है, क्या है, इसका तो कोई सही जवाब नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अगर पास्ट में जाने का मौका मिले तो मैं अपने फाउंडिंग फादर से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा, सर चपरासी का भी फॉर्म भरना है तो सर क्राइटेरिया है, इनके लिए क्यों नहीं बना? आप बता दो, इनकी कोई डिग्री क्यों नहीं बनी? और नो डाउट यही सबसे बड़ी समस्या है। और यही सबसे जो पढ़े लिखे IAS बनना आज की डेट में कितना चैलेंजिंग टास्क है, कितनी मेहनत है, कितना एफर्ट है। और यही लोग कल की डेट में जब बड़े पोस्ट पे, बड़े मिनिस्ट्री के उस पे जाते हैं, तो इन लोग एक पढ़े लिखे एक स्ट्रॉन्ग लीडर को इनके अंडर में, ऐसे लोगों के अंडर में वर्क करना पड़ जाता है, जो कई बार उनके लिए मुझे लगता है कि कई बार चैलेंजिंग भी हो जाता है सिनेरियो। शायद इसलिए भी क्योंकि राजनीति अनुभव आधारित है। और माना जाता है कि कई बार ऐसे भी बहुत से लीडर हुए जो बहुत ज़्यादा डिग्री वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, बहुत से ऐसा नहीं कि वो ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए, बहुत से ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने विदेशों से डिग्री ली, लेकिन वो भारत की समस्याओं को नहीं समझ तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपको जो ग्राउंड पे आप इतना, क्योंकि जो भी आप पॉलिटिकल पर्सन को देखते हो, हम किसी की भी बात करें, नीतीश कुमार की बात करें या फिर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, ग्राउंड रूट पे बहुत सालों तक उन्होंने छोटे छोटे इलेक्शन लड़के या बहुत सारी अपने पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेन में पार्टिसिपेट करके और अनुभव किया, एक्सपीरियंस की वैल्यू, जी एक्सपीरियंस की वैल्यू ज़्यादा दी जाती है इसमें। सर मुझे लगता है कि इसमें एक और चीज़ है, जैसे बहुत से ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनके ऊपर जब वो करप्शन के आरोप लगते हैं तो ज़ीरो कई बार गिनने में ना तकलीफ होती है। बिल्कुल सही है। ज़ीरो गिनने में तकलीफ होती है कि लगेंगे कितने ज़ीरो इसमें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि समाज दो तरीके से चलता है। जो राजनीति में जो एथिक्स, जो GS पेपर 4 है, वो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए और शुरुआत से ही हमें होना चाहिए। लेकिन अब जैसे लोग कहते हैं कि नैतिकता, मोरालिटी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेरी राय अलग हो सकती है, कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो पहले से माफ़ी मांगता हूँ। मैं जब भारत का अध्ययन करता हूँ तो मुझे लगता है जब हम पॉलिसी बना रहे थे तो हमारी अपनी कुछ नहीं थी, ज़्यादातर विदेशों से उठाई गई थी। उसका ये कारण है कि जब कोई देश में जनसंख्या बहुत विशाल होती है तो बिना रूल ऑफ लॉ के वो नहीं चल सकती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि लोकतंत्र तीसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी नहीं है। किसी भी देश को बनाने में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला होता है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सबके लिए समान है। अब हंसिएगा नहीं आप लोग कि कल ही एक जजमेंट आया कि कुछ बड़े बड़े वकील हैं, उनकी सुनवाई रात में भी हो जाती 12 बजे। और भारत में अभी एक रिपोर्ट आई है कि ऐसे बहुत से लोग जो 20-20 साल जेल में ही मर गए और वो जिस अभियोग में बुक किए गए थे उस पर मैक्सिमम सजा ही 6 महीने थी। और एक तरफ हम जीवन जीने की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन इनके अधिकारों का क्या होगा? राइट। तो पहली चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ। हम फंस गए क्योंकि लॉ हमारा था ही नहीं, वो तो कॉर्नवालिस देकर गया था। हमें तो अब जाके फुर्सत मिली कि उसको भारतीय न्यायिक दंड संहिता नाम हमने दिया। दूसरा होता है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, यानी राष्ट्र निर्माण में भागीदारी। अब जब राष्ट्र निर्माण की भागीदारी आती है तो इसमें नागरिकों के कर्तव्य हो जाते हैं। मैं अपने राष्ट्र से जो ले रहा हूँ मेरा अधिकार है,
तो सुप्रीम कोर्ट को हमने बना दिया यू आर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आप मूल अधिकारों की रक्षा करोगे, हर आदमी अपने मूल अधिकारों के लिए पहुंच सकता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नागरिकों के ऊपर आपने क्या दबाव दिया? मैं कहीं भी थूक दूं, किसी भी मॉन्यूमेंट पे जाऊं और वहां दिल बना कर दो नाम लिख दूं। सिविक सेंस का बड़ा भयंकर सिविक सेंस एक छोटा वर्ड हो गया। बेसिकली कर्तव्य कहाँ है? राष्ट्र आपसे कुछ मांगता है। जब कोई राष्ट्र गुलामी से निकला हो तो उसमें राष्ट्र आह्वान बहुत ज़रूरी है। हमें लगता था कि वो जो हमारे आज़ादी के योद्धा थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर और भी हमारे जितने भी महात्मा गांधी, ये सब लोग, सुभाष चंद्र बोस, हमें लगता था बस उन्हीं का काम था नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस करना। ये कॉन्टीन्यूस डे टू डे बेसिस पे होता है। जब मैं गुटखा खा के सड़क पे थूक रहा हूँ ना, तो मैं अपने राष्ट्र का नुकसान कर रहा हूँ। राइट। जब मैं गुस्से में आके बसें फूंक रहा हूँ, तो उस बस पे सांसद को नहीं चलना है, उसके पास वीआईपी है, चलना बेटा कल तुम्ही को है, तो तुमने फूंकी क्यों? अब फिर कहते हो सरकार बसें नहीं लेकर आ रही है। तो जब तक कर्तव्य और अधिकार समानांतर नहीं होंगे, राष्ट्रीय नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस नहीं होगा। जब ये दो चीज़ें होती हैं तब इंसान के अंदर जागती चेतना, ये राष्ट्र मेरा है, ये चीज़ें मेरी हैं, और तब आता है लोकतंत्र। लेकिन हम लगता है बहुत जल्दी में थे, हमने पहले दे दिया लोकतंत्र। मेरी बात से आप इत्तेफाक बोलेंगे ये कुछ ऐसी बात है। चाइना को देख लीजिए, एक राष्ट्र होने के नाते सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मैं लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालूं, मैं उनको खाना दूं 2 वक्त का, शरीर पे कपड़े दूं, मकान दूं। ये तो एक राष्ट्र का सबसे मूल कर्तव्य होता है। शिक्षा दूं, स्वास्थ्य दूं। अगर आज दुनिया में किसी ने सबसे ज़्यादा गरीब आबादी को निकाला है बाहर, तो चीन है। चीन में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। आपको पता है, आप वहाँ बैंक में जाते हैं अगर लोन लेने के लिए, किसी नौकरी के लिए, आप इवन दो जो टॉप नॉच शहर है उसमें मकान भी खरीदना होता है, तो आपका एक स्कोर देखा जाता है। नागरिक स्कोर आपका क्या है? सिविल स्कोर। ये क्या है? उस कैमरे में देखा जाता है कि आप, वो हर समय रिकॉर्ड हो रहा है कि आप बेसिकली कूड़ा आपने सड़क पे फेंका या आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी, वो उसके बेसिस पे उसका एक स्कोर बनाते हैं। तो आप अप्लाई करते हैं कि भाई मुझे संघाई में रहना है, तो चेक किया जाता है, अरे बेटा ये लास्ट टाइम 3 बत्तियां तुमने जंप की थी, तुम इस लायक नहीं, और वाकई में नहीं मिलता उसको। तो किसी भी राष्ट्र को नागरिक बनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि राष्ट्र सरकारें बनाती हैं। अरे लोकतंत्र में जब कहा गया फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो हम 2 मिनट रुक के सोचें कि एक अपराधी संसद पहुंचा कैसे? बिल्कुल, एक अपराधी संसद पहुंचा कैसे? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हम जाते कहते हैं भैया रिपोर्ट आती है कि संसद में इतने अपराधी हैं, संसद में फलाना है, संसद में बाहुबली पहुंच गया। अब पहले बताओ वो पहुंचा कैसे? उसको वोट देते समय हम क्या सोच रहे थे? राष्ट्र सोच रहे थे मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरी भाषा का है। तब तो आपने सोचा नहीं, तो भुगतोगे भी, क्या करोगे फिर? अब जिसके ऊपर यौन अपराध के 40 केस चल रहे हों, उससे आप बात करेंगे महिला बिल पे वोटिंग करेगा? कभी नहीं करेगा। तो आपने तो बिल्ली को दूध की रखवाली का काम दिया, तो भुगतना तो पड़ेगा। फिर आप कहते हैं कि साहब सिस्टम से लड़ाई हो रही है। एक मैसेज और लेना चाहूँगा सर यहाँ पे आपका, कि आज भी जो हम वोटिंग दे रहे हैं ना, वो आज जाके पार्टी दे देते हैं कि मेरे को कमल पे देना है, मेरे को हाथ पे देना है, मेरे को ये देना है। वोटिंग देने का राइट मेथड क्या है? एक आदमी को जब वो वोट देने के लिए जा रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या वो नहीं पढ़ा लिखा, वीडियो जरूर देख रहा है आज की डेट में, एक छोटा मैसेज मैं आपसे रिकॉर्ड कराना चाहूँगा कि वोट देते वक्त वो क्या सोच के वोट देगा। प्रश्न पूछना। लोकतंत्र की ताकत होती है प्रश्न पूछना। जब हमारे प्रेम्बल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहाँ लिखा है वी द मेल ऑफ इंडिया, वी द फीमेल ऑफ इंडिया, वी द कास्ट ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब हम अपनी पहचान को भारतीय के रूप में रखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये संकट खत्म हो जाएंगे। यानी मेरे एक्शन से, मैंने कहा ना, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस पूरी तरह से मिसिंग है। मेरे इस कदम से, किसी भी कदम से, इवन तो मेरे हाथ में चिप्स का पैकेट भी ना, वोटिंग राइट्स और ये सब तो 5 साल में हमारे पास एक बार आता है, या हम किसी राज्य में तो वो भी 5 साल में एक बार मिलेगा। ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। मेरे हाथ में जो चिप्स का पैकेट है, अभी मैंने जो पानी की बोतल पी है, मैं जब सड़क पे फेंकने जा रहा हूँ तो मैं सोचूं इससे मेरे राष्ट्र पर क्या फ़र्क पड़ेगा। राइट। बस जिस दिन हमने ये प्रश्न पूछ लिया, उसी दिन देश 140 करोड़ लोगों का देश है। इस देश की सुपर पावर से हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका, यूरोप सब घबराए हुए हैं कि अगर ये राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई तो इन्हें निपटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये है भी नहीं इस लायक। तो बस प्रश्न पूछना,
कि मेरे इस स्टेप से मेरे राष्ट्र पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस दिन हमने अपनी इस पहचान को भारतीय पहचान के साथ जोड़ लिया, अपने आप मुझे लगता है 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो क्या मेरे को ये लगता है पॉलिटिक्स तो ये नहीं सोच पा रहा कि मेरे पास में मेरा राइट कैंडिडेट पढ़ा लिखा आना चाहिए, तो क्या हमारे को खुद को ये सोचना चाहिए कि जब मैं किसी कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ तो मेरे को उसके बारे में पूरे तरीके से ये पता होना चाहिए, हाँ ये पढ़ा लिखा है, शायद ये अच्छा काम करे, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का आपराधिक मामला आपको खुद को लगता है कि या ये आपराधिक मामला है, उस समय उसकी पार्टी ना देखें वो किस पार्टी का है, उसको राइट ऑफ उसको हटा करना चाहिए। जो मेरे को ऐसा लगता है, मैं जिस सोच से वोट देता हूँ कि नहीं यार, अगर यहाँ पे मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं उस कैंडिडेट को पूरे तरीके से देखता हूँ कि हाँ ये कैंडिडेट कर रहा है काम, फिर वो कोई भी पार्टी का हो, मैं सिर्फ कैंडिडेट देख के वोट देता हूँ। तो क्या ये सही मेथड है? देखिए, इसमें तो बहुत सैद्धांतिक बातें हो जाएंगी। बहुत सिंपल सा एक कहावत है, हम सभी को अपने देश में भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी घर में हमारे घर में नहीं। हमसे त्याग ना मांगा जाए। बड़ा सीधा सा मतलब है, पार्टीज बुरे कैंडिडेट को खड़ा क्यों करती हैं? आप कभी रिपोर्ट पढ़िए, जब इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन की आप स्पीच सुनिए, क्यों? उन्हें पता है कि जाति समीकरण पर जीत जाएगा, अपराधी है जीत जाएगा, जीता कौन रहा है? लोकतंत्र के मजे हमें चाहिए कि हमें फ्रीडम चाहिए, बोलने के हम कहीं भी आ जा सके, आज़ादी। भाई साहब, आज़ादी की कीमत होती है। तो जब इतने मजे हमें चाहिए कि कोई हमारे ऊपर शासन है, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र में सारा जो पॉइंट है, सारी जो अवेयरनेस है, वो लोगों के ऊपर है ना। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। तो कहाँ हो भाई? अगर आज आप कोई भी मीडिया चैनल उठा के देख लीजिए, जादू टोना भूत प्रेत, बुराई नहीं कर रहा हूं इसकी, होगी अपनी जगह, गंदी बातें, किसी के अगर कोई भी ऊट पटांग चीज़ें चल रही हैं, नेशनल न्यूज़ है। क्या भाई मेरे यहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं है? मेरे यहाँ कोई किसान अच्छी खेती नहीं कर रहा है? मेरे यहाँ कोई IAS ऑफिसर अच्छा काम ही नहीं कर रहा है? डॉक्टर हीरालाल सर, डायनेमिक DM जो बुक लिखी, बिना सरकार से फंडिंग लिए, बांदा जैसे ज़िले में जहाँ पानी की इतनी कमी थी, लोगों को जुगाड़ करके और सारे जलाशय को लबालब भरवा दिया, सारा पानी उन्होंने क्लीन करा दिया बिना गवर्नमेंट से फंडिंग लिए। ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं। उड़ीसा के एक IAS ऑफिसर है जिन्होंने महिलाओं को इकट्ठा करके जो कूड़ा था, वेस्ट था प्लास्टिक का, उससे एक इंडस्ट्री उन्होंने क्रिएट करा दी। जो महिलाएं कूड़ा बीनती थी वो आज पॉजिटिवली कमा रही और एनवायरनमेंट भी साफ हो रहा है। मुझे बताइए, कहीं आपने सुबह उठ के किसी सनसनीखेज न्यूज़ में ये बात सुनी कि भारत का कोई युवा वैज्ञानिक है, भारत का कोई अच्छा किसान है जिसने बड़े जो है बिहार में, आप जाइए पढ़िए, आप खुद भी लोकल पढ़िए, कई किसान बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, आधुनिक खेती, कभी ये न्यूज़ बनी? अच्छा, वो न्यूज़ क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है देखेगा कोई नहीं, मसाला चाहिए। मसाला चाहिए। बिहार की न्यूज़ आएगी, पुल टूटने की न्यूज़ आएगी, कोई सड़क पे से कोई कुछ चुराने अरे की न्यूज़ पाकिस्तानी आएगी, महिला भारत में घुस गई, उसकी एक न्यूज़ गेम आएगी। खेलने वाले से प्यार हो गया, दिन भर आदमी बैठ के देख रहा है, चोचलेबाजी, सचिन का चप्पल चली, जूते चले। तो आप जब देखोगे ही नहीं, आपको कुछ और चाहिए, तो नेता भी तो कह रहा है कि भाई लो भाई, एक अच्छा ईमानदार कैंडिडेट खड़ा कर देना, आप उसको हरा देते हो। आपको भोकाल चाहिए तो लो भाई लो, तो जो आप डिमांड करोगे वो सप्लाई कर रहे हैं। भाई कोचिंग इंडस्ट्री भी तो यही है। सर इजी बता दीजिए, 8 महीने में IAS बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? वो वीडियो डलवा रहा है कि हाँ 8 महीने में IAS बने। कई लोग कह रहे हैं 3 महीने में आप मेंस करना सीखें। अरे तुमने डायरी का आज तक एक पन्ना नहीं लिखा, तुमसे 3500 वर्ड लिखे जाएंगे, लेकिन आप डिमांड करें तो वो बेच रहा है तुमसे। वो तुमसे कह रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा इजी ट्रिक है। तो फोटो देख रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ से पढ़ के आए हैं। आप बस बिना पेन उठाए आप IAS बनिए। तो आप डिमांड करें, वो सप्लाई कर रहा है, आप उसके पैसे दे रहे हैं। तो सेम चीज़ मीडिया भी कर रहा है। तो अगर हम देखना शुरू करें, हमारे राष्ट्रीय चिंतन में आ जाएं, तो अब देखिए चीज़ें बदल जाएंगी। एक क्वेश्चन और सर, जो मीडिया के अंदर तो मैंने समझने की कोशिश करी, हर मीडिया के ऊपर आंसर अलग अलग था। जो रिसेंट का केस है अभी, जो हमारा अमेरिका और पाकिस्तान की सपोर्ट करना चालू किया, और इंडिया ने फिर चाइना के साथ के अंदर थोड़ा सा कोलैबोरेशन या ये सब चुप करने की कोशिश करी। मैं इस पूरे समीकरण को थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर चैनल पे इसका आंसर अलग मिला। आपकी अपनी नॉलेज से बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये क्या समीकरण हुआ कि चाइना की तरफ जाना कितना अच्छा था, अमेरिका क्या था, ये सब समझने की कोशिश करना चाहूँगा। यही आपको जाना ही था। अमेरिका है क्या? अमेरिका कोई देश है? वो ब्रेन गेम पे टिका हुआ वो देश है। एक छोटी सी लाइन आपको मैं बताता हूँ, बड़े खूबसूरत सी लाइन है। चाइनीज़ स्टूडेंट मेड चाइना,
इंडियन स्टूडेंट्स मेड अमेरिका। कहा भी जाता है H1 वीज़ा वालों ने यूएसए को कहीं ना कहीं एक लेवल पे, उसमें कोई भी इंडियन इंडस्ट्री देख लीजिए आप, ब्रिटेन, अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री, नासा, सिलिकॉन वैली, क्या वहाँ के लोग हैं? नहीं। बीपीओ इंडस्ट्री, क्या वहाँ के लोग हैं? नहीं। ये हमारी पावर है। एक जाने माने कैबिनेट सेक्रेटरी हुए TSR सुब्रमण्यम साहब, उनकी किताब थी इंडिया टर्निंग पॉइंट। पहली लाइन में उन्होंने लिखा, भारत टैलेंट की भूमि है लेकिन टैलेंट को उपजने की भूमि नहीं है। भारत में प्रतिभाएं अनंत काल तक हैं और रही हैं, क्योंकि देखिए हमारा डीएनए बहुत खास है, हम वैज्ञानिक लोग हैं। अरे एक दिन शांत मन से भारतीयों की जीवन शैली देख लीजिए, कुछ नहीं, किचन में चले जाइए, हल्दी, धनिया, मसाला, एक दिन नेट पे जाकर इनके बारे में सर्च करिए कि जिन पर आज विश्व रिसर्च कर रहा है वो हमने डेली लाइफ में, उस महिला को पता ही नहीं कि हल्दी के गुण क्या है, धनिया क्यों डाला जाता है, गरम मसाला क्या होता है, ये कैसे फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, ब्लड को पतला करके रखता है, लहसुन, अदरक, प्याज, हम सब कर रहे हैं भाई, टेस्ट बना पता ही नहीं हमें। जाके पीपल को जल चढ़ाया है, धागा बांध दिया, 24 आवर वो ऑक्सीजन दे रहा है, हमारे जीवन में पिरो दिया। हमने विज्ञान को कोई विषय थोड़े बनाया था, विज्ञान हमारे लिए खेलने कूदने की चीज़ थी, गणित हमारे लिए खेलने कूदने की चीज़ थी। ये डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे, ब्रिटेन की आप लाइब्रेरीज में जो चले जाएंगे, अमेरिका की लाइब्रेरीज में ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है कि भारतीय कहाँ थे। तो साजिश की गई कि यार भारतीयों को उनके ज्ञान परंपरा से ख़त्म कर दो। लेकिन एक छोटी सी लाइन मैंने अपने जीवन में सीखी थी, मैं क्लास में बोलता भी हूँ कि चेतनाएं कभी विलुप्त नहीं होती हैं, चेतनाएं हमेशा सिर्फ सुप्त होती हैं। कॉन्शियसनेस जो हमारा बिहेवियर है, सोना, सुप्त होने का मतलब डॉर्मेंट स्टेट में है, लेकिन वो कभी विलुप्त नहीं हो सकती हैं। हम भारतीयों की चेतना इतनी लंबी गुलामी के बाद सिर्फ सुप्त हुई है, लेकिन जैसे जैसे वो माहौल बदल रहा है ना, हमारी चेतना आ रही है, वो चेतना हमारी लौट रही है, और जैसे जैसे वो लौट रही है पूरी दुनिया में पैनिकनेस आ रहा है। और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप ग्लोब लेके बैठोगे तो दुनिया की टॉप नॉच सभ्यताएं जो होती हैं, सिविलाइजेशंस जिसे हम लोग कहते हैं, सिविलाइजेशन, वो दो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन चाइनीज और इंडियन है। चाइनीज वो लोग हैं जिन्होंने एक मूवमेंट, उनकी स्कूल की किताबों में सिखाया जाता है कि वो किस सभ्यता का पार्ट है। जब वो सिल्क रूट लेकर जाते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि हम सिल्क रूट बनाने जा रहे हैं, वो कहते हैं देखो 2400 साल पहले हम व्यापार किया करते थे दुनिया से। भारतीयों के ऊपर जो ये कॉलोनाइजेशन का बादल जो छटा कि हमने डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया, हम भूल गए हम भारतीय हैं कौन। एक इंडिया बन गया, एक भारत बन गया, जो गांव देहात में रह रहा है, जो देसी है, देसी लोग, बताइए हम अपने देश में लोग कहते हैं कि हम देसी है, ये हम देसी बोल रहे हैं। अरे देश में रहने वाले को देसी कहा जाएगा? इस देश की सीमा के अंदर जो भी खड़ा, जो भी बोल रहा है वो सब देसी है। लानत है ये शब्द पे, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के। आर यू टॉकिंग इन द देसी लैंग्वेज? हम बोलते कितनी बेशर्मी से, भैया अपन तो देसी लोग हैं। अरे भाई इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति देसी है। कैसी बातें हम करते, क्या कर, इसका मतलब तुम विदेशी हो, तुम किसी और दुनिया से आए हो? ये सोचने वाली बात है। तो चाइना ने तो बड़ी सभ्यता है, अब भारत वापस अपनी उस महान सभ्यता की तरफ लौट रहा है। इसमें किसी धर्म का विषय नहीं है, सभ्यताएं धर्म की नहीं होती हैं, सभ्यताएं उस भूमि की होती है, धरा की, उस ज्योग्राफी की होती है। तो दुनिया को पता है कि जब सभ्यताओं का विलय होता है, सभ्यताओं का मिलन होता है, साम्राज्यों का निर्माण होता है। इस धरातल पे आप देखिए, हर छठा व्यक्ति चाइनीज, हर पांचवा व्यक्ति भारतीय है। दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा हम अपने साथ रखते हैं। तो ये आज से नहीं, पेंटागन की आज से 25 साल पहले की रिपोर्ट थी कि कभी भी भारत और चाइना को एक साथ नहीं होने देना है। वो हम पे स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए चाइनीज स्टडी का सेंटर है और भारतीय स्टडी, जिसको आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और उनके यहाँ एक ब्रांच हुआ करती थी इंडियनाइजेशन की स्टडी, यानी भारतीय चीज़ की अध्ययन करने के लिए उनके यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो विभाग हुआ करते थे, सिर्फ भारतीय स्टडी करनी उन्हें। तो जब सभ्यताओं का मिलन होता है तो साम्राज्यों का निर्माण होता है। उनको ये समझ में आ गया, इंडिया चाइना जिस दिन एक साथ खड़े हो गए, उस दिन ये जितनी हेजीमोनी है वेस्टर्न की, उस दिन खत्म हो जाएगी। और यूएस आई गेस वही कोशिश कर रहा है। अगर 100% पागल हो चुका है इस समय। मेरे को ये भी लगता है सर, अगर आज आपका ये छोटा सा पोर्शन जो हम कट करके डाले हैं ना, इंडिया चाइना अगर साथ हो गए, तो मेरे को लगता है इसके नीचे बहुत नेगेटिव कमेंट्स डालेंगे लोग, क्योंकि
इतना हलवा बना रखा है इस चाइना और चीन वाला कि इंडिया चाइना का, तो शायद मेरे को लगता है, मेरे को पॉजिटिव कमेंट का तो नहीं लगता, मगर पहले का हिस्सा देखा इसका होगा। जवाब कहिए तो मैं दे दूं। मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल सर, बिल्कुल चाहूंगा मैं इसका आंसर। दोस्ती बराबर वालों में होती है, विश्व का सिद्धांत है। और इसके लिए हमें कोई जाके कांट को नहीं पढ़ना है, मैकियावेली को नहीं पढ़ना है, सिर्फ महानतम गुरु आचार्य चाणक्य की तरफ देख लेना है। दोस्ती हमेशा बराबर, और हमारे जीवन में है। शादी ब्याह के रिश्ते में उठने बैठने को लेकर हम बराबरी वालों से बात करते हैं। 1970 तक हम चीन बराबर थे, 70 के बाद उसने अपनी पलटी मारी है, उसको समझ में आया मुझे कहाँ जाना है। उसने 2050 के टारगेट बनाए थे और उसको उसने अचीव करना शुरू कर दिया। भारत रह गया, भारत की बस छूट गई। 1970 तक आप डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए, भारत आर्थिक प्रगति में चीन से आगे था। फिर हम ऐसे फंसे समाजवाद में। यहाँ पर कमेंट जिसको करना है वो कर ले, मैं उसको फैक्ट दे दूंगा। ये जितनी चीजें हैं सर, इसमें कोई चीज हमारी नहीं है। और जितने फैक्ट आप मुझसे कहिए, मैं फैक्ट आपको देने को तैयार हूं। और मैं फैक्ट जो दूंगा, जो विदेशी पब्लिकेशन आते हैं जो उनके बड़ा दिल खोल के पढ़ता हूँ, फॉरेन ने बोल दिया, मैं उनको फॉरेन के रिसर्च दूंगा जितने कहेंगे। और मैं बुक्स रेफरेंस, जो सोच वाले लोग हैं सबकी रेफरेंस में बात करूंगा। तो सर हमसे छूट गई बस। आपने भी पढ़ा होगा, हमारे यहाँ समाजवाद पूंजीवाद दो। अरे ना भारत का समाजवाद था ना पूंजीवाद था, ये दोनों हमारे नहीं थे। भारत एक तीसरी दुनिया का देश था, भारत के पास अपनी पॉलिसी थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाकर पता करिए, रिपोर्ट है उनकी कि 1st सेंचुरी एडी, जब ये कबीलों के रूप में वेस्टर्न घूमता था, 1st सेंचुरी एडी पूरी दुनिया का 42% व्यापार हमारा था। वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहा हूं, आज जो 1.9% है, 42% हमारा था, चाइना से भी ऊपर थे। क्यों? क्योंकि भारत को ना समाजवाद की जरूरत है ना पूंजीवाद की जरूरत है। भारत के पास अपना मॉडल था। और आज आप, मैं इस पॉडकास्ट पे लकली में बात कहता हूं, और उसका नाम था वाणिज्यवाद। किसी किताब में आपने नहीं सुना होगा। हम कमर्शलाइज देश, हम बहुत ज़्यादा, हमें बिजनेस करना आता था सर, बिजनेस करना आता था। और मैंने क्लास में पढ़ते पढ़ते जब मैं चिंतन कर रहा था, मैंने एक नाम दिया था सार्थिक। भारत का जो मॉडल था सर, वो सार्थिक मॉडल था। सार्थिक, कभी मौका मिले तो आप अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बताइएगा। सांस्कृतिक और आर्थिक शब्द के विलयन से मैंने एक शब्द तैयार किया था, सार्थिक। भारत वो देश था जो अपने संस्कृति के साथ अपनी इकॉनमी को बहुत आगे लेकर गया था। और एग्जाम्पल देता हूँ, आप मैप उठाइए, सोमनाथ से शुरू करिए और पुरी तक चले जाइए। कोस्टल इलाके जितने मंदिर थे सब सोने चांदी से भरे हुए क्यों थे? भारत में तो सोना पैदा नहीं होता। भारत में हमारी ज़रूरत का केवल 1/10 सोना पैदा होता है। इतना सोना आया कहाँ से? आज के भी मंदिर सोने चांदी से भरे हुए हैं। सोना एक ही चीज़ से आता है, व्यापार करने से। अब जब आप ट्रेड करोगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ट्रेड करने के लिए इसका मतलब आपके पास सामान होना चाहिए बेचने के लिए, और सामान भी ऐसा होना चाहिए जिसकी दुनिया में वैल्यू हो। तो सामान तो हमने आबरा का डाबरा करके पैदा नहीं किया। यानी इसका मतलब जो कारीगर थे, जो स्किल्ड थे, वो बहुत टॉप नॉच रहे होंगे। उनकी बनाई गई चीज़ें पूरी दुनिया से सोना चांदी खींच के लेकर आ रही है। तभी तो हमने मंदिरों को भर रखा था सोने से। अब वो जो कारीगर होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप सड़क चलते किसी से बोलो यार आज तुम डायमंड का कुछ बना दो। आप डायमंड नहीं तराश पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, हमारा काम नहीं है। या मूर्तियां बनानी हो तो ऐसी मूर्ति बना दो, या तांबे की ऐसी कोई ढाल दो कि जिसकी दुनिया में कीमत हो। अरे साहब, अंग्रेज परेशान रहे, छींट का कपड़ा। हम मलमल आपको पता है मीटर के हिसाब से नहीं बिकता था। एक तरफ सोना रखते थे, एक तरफ कपड़ा रखते थे। हमारा कपड़ा ऐसा था, छींट ऐसा बनाते थे। अंग्रेजों ने कितने साल कॉपी करने की कोशिश की। छींट का कपड़ा पढ़िएगा कभी आप, हम भारतीयों को सब नहीं बताया जाता कि जब वो महिलाएं पहन के उसको जो घूम जाती थी ना, तो क्लैडियोस पे स्कोप इफेक्ट क्रिएट कर, ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर देता था, और हम हाथ से डिजाइन बना देते थे। मेरा क्वेश्चन दूसरा है सर, क्या ये स्किल बिना टॉप नॉच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क्रिएट हो सकता है? आप इतने हाईली स्किल्ड हैं कि आप डिजाइन करके आप ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कर दे रहे हैं, आप वैक्स इल्यूजन मेथड क्रिएट कर दे रहे हैं कि आप वैक्स का बना रहे हो, वैक्स गायब हो जा रही है, आपको कुछ भी रख नहीं खोलना है। आप इतने शानदार जो है वो आभूषण गढ़ रहे हैं, आप इतने शानदार कपड़े गढ़ रहे हैं कि लोग दीवाने उसके। मुझे बताइए, जिस देश में इतना टॉप नॉच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहा हो, वो देश कबीलों का, सपेरों का कैसे हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है। आज आप कैलाश टेम्पल चले जाइए, मैं इंजीनियर हूं, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दिए और आपके श्रोता भी जवाब दे दें। वो दक्षिण भारत का मंदिर है, दक्षिण भारत में आग्नेय शैल पाई जाती है। मैं तो साइंस पे बात करता हूँ, जहाँ गलत हो मुझे काट दो। इग्नियस रॉक बहुत कड़ी होती है,
अच्छा, आपको पता होगा कि कोई मूर्ति गढ़ने के लिए मुझे छीनी हथौड़ी चाहिए, चाहिए। आप लोहे की छीनी हथौड़ी से आग्नेय चट्टान को कैसे काट सकते हैं? बहुत कड़ी रॉक होती है, सेडिमेंट्री काटनी हो, सादी चट्टान काटनी हो, लाल पत्थर, मैं काट लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन कैलाश टेम्पल में आप मूर्तियां जो है ना, वो आग्नेय चट्टान है, सबसे कड़ी रॉक, पैरेंट रॉक कहा जाता है उसको। आप मुझे छीनी हथौड़ी से काट के दिखाइए, वो भी लेजर कट। कैसे काटा होगा आपने? और वो एक मोनोस्टोन है। मुझे अगर आपका घर डिजाइन करना है तो मैं पहले नींव बनाता हूँ, नींव से फिर डिजाइन बनते हुए फिर ऊपर की तरफ जाता हूँ, फिर अंदर क्रिएट करता हूँ। वो ऊपर से नीचे बनाया गया है, चट्टान के ऊपर। राइट। कैसे अंदर कहाँ होगा डिजाइन, मुझे कैसे पता कि चट्टान के अंदर कौन सी जगह होगी, कैसे बनाई गई होगी? एक गलती पूरा सब कुछ खत्म। इतने स्किल्ड लोग आए कहाँ से होंगे, एक सवाल है। इसका मतलब है हमारे पास इंस्टीट्यूट ऐसे रहे होंगे, हमारे कॉलेजेस, उस समय के गुरुकुल। आर्किटेक्चर मार्वल है सर। मैं लिपाक्षी टेम्पल की अगर बातचीत करूँ, वहाँ का जो हैंगिंग पिलर है, मैं पर्सनली उसको खुद भी देख उसमें तो सारे पत्थर इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग। कोई आज अमेरिका इंटरलॉकिंग मेथड डेवलप नहीं कर पा रहा है, यानी बिना ग्लू के, बिना चीजों के मैं पत्थर को लॉक कर दे रहा हूँ, और एक दो नहीं, पूरा पे है, पूरा का पूरा हजारों की संख्या में, और इतनी एक्यूरेसी कि साउंड भी अंदर से नहीं निकल पा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि अगर हवा अंदर से पास हो जाती तो वो क्या करती, चट्टानों में अप्रदन कर देती। इतने सालों में तो अब तो गैप क्रिएट हो जाता, गैप क्रिएट हो जाता तो वो पूरा पूरा गिर जाता। आप सोच के देखिए कि दो पत्थरों को कैसे उन्होंने बिना सीमेंटेशन के इतना करीब बना दिया कि उसमें हवा नहीं निकल रही है। मेरा सवाल ये नहीं कि भारत ने बनाया, पहली बात तो दक्षिण भारत के मंदिरों पे कभी अध्ययन ही नहीं हुआ। सवाल है वो बनाया किसने, उनको ट्रेनिंग किसने दी? और अगर किसी देश में इतने टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, गुरुकुल हैं, तो आप उस सभ्यता को महान कहने में आपके जबान पे छाले क्यों पड़ रहे भाई? आज आपका मन करता है सर ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का मौका मिले, कैम्ब्रिज में पढ़ने का मौका मिले। हमारे यहाँ तो गांव गांव में थे, गांव गांव में हमारे यहाँ थे। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, भारत को पैट्रियार्की कहा जाता है, जवाब सबसे छोटा सा। खजुराहो के मंदिर आपने देखे होंगे, हर जगह मंदिर देखे होंगे। मैं कोई ज्ञान नहीं बगा रहा हूँ, ना मैं इसका विशेषज्ञ हूँ, मैं बस क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने एक नारी की बड़ी सुंदर सी मूर्ति बनाई, देवी के रूप में, आराध्य के रूप में, नर्तकी के रूप में, जो भी रूप में। अगर मैं पुरुष हूं और नारी का इतना सुंदर शरीर, बाल, श्रृंगार, आंखें, आप जरा मूर्ति की विविधता देखिए सर, शरीर की विविधता देखिए, उसकी बनावट देखिए। अगर मैं पुरुष हूं और नारी को इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो मेरा मन समझिएगा कितना पवित्र और कितना साफ है। पहला क्वेश्चन। यानी मैं नारी को वस्तु नहीं समझ रहा हूं, ये पश्चिम का कॉन्सेप्ट है। मैं उस देश का निवासी हूं जहां पे ऐसे नहीं कहा गया था कि जहां नारी की पूजा होती वहीं देवता का निवास होता है। मैंने बनाया, अगर मैं पुरुष हूं और अगर सर मैं नारी को इतना अच्छे से समझता हूं और मैं नारी हूं, तो फिर भारत पे पितृसत्तात्मकता का आरोप लगा कैसे? कि अगर वो मूर्ति बनाने वाली नारी है तो उसको सिखाने वो किसी गुरुकुल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाके उसने सीखा होगा ना। एक दो कारीगर तो लगे नहीं, लाखों की संख्या में लगे। तो फिर हमें ये क्यों बताया जाता है कि भारत में नारियों की स्थिति खराब थी, जबकि जिन डॉक्यूमेंट्स का मैंने अध्ययन किया वहां पता चला कि 51% भारत में जो गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें खासतौर पर दक्षिण भारत में 51% जो उस समय की वाइस चांसलर यानी कुलपति हुआ करती थी, वो महिलाएं थी। ये सब तो नॉलेज फिर हमारा इतिहास है कहाँ? मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप एक नारी की बड़ी सुंदर मूर्ति बना रहे हैं, जहां पर आप नारी के सौंदर्य को लेकर जा रहे हैं। आप ऐसी मूर्ति बना रहे हैं जहां पर नतमस्तक आप हो जा रहे हैं उसको देख के, उसके सौंदर्य को। तो आपका मन कैसा होगा? आप नारी को किस रूप में देखते हैं? आप वस्तु के रूप में नहीं देखेंगे, आप आराध्य के रूप में देखेंगे, अगर मैं पुरुष हूं तो। और अगर मैंने नारी होकर ये मूर्ति बनाई है, तो मुझे फिर इसका मतलब स्किल, मैंने कहीं पढ़ाई तो की होगी, बिल्कुल, मैंने कहीं ट्रेनिंग ली होगी। तो इसका मतलब है अंग्रेजों के दोनों कॉन्सेप्ट तो झूठे हो गए, और एलियन ने बनाया तो अलग बात है। तो एलियन भारत क्यों आ रहा है, ये तो हमारे लिए और गर्व की बात है। फिर तो हम तीसरे नंबर पे बाद में बात करेंगे। सर जितनी नॉलेज से या जितने शिद्दत से ये आंसर मिल रहे हैं, तो एक और क्यूरियोसिटी है माइंड में, बिल्कुल जानना चाहूँगा। जो मेरे को लगता था कि मैं किसी धर्म गुरु से या किसी गुरु से या चैनलों से पूछूंगा, सनातन बड़ा ट्रेंड करता है, सनातन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसका मेरे को लगता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु आंसर देगा। उस सनातन के बारे में मेरे को पता है आपसे बहुत ही अच्छा कुछ आंसर मिलेगा, उस सनातन को समझना चाहूँगा मैं।
देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि मैं पहले कौन से पॉजिटिव बात करूँ नेगेटिव बात करूँ? मैं सब पूरा एक बच्चे की तरह अब उसको आपकी समझना ऑडियंस ये चाहूंगा। सुनना चाहेगी तब तो। नहीं, मैं दोनों ही कंसेप्ट समझना एक्चुअली चाहूंगा। क्या है क्या ना ये? कि अंग्रेजों और आगे चलकर ब्राउन साहबों, ब्राउन साहब समझ रहे हो, हम ही भारतीय जो रंग रूप में भारतीय लेकिन सोच में अंग्रेज थे। तो जो सनातन वर्ड होता है इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। जो सभ्यता जो हमने बात की थी, जब वो अक्षुण रहे, यानी जैसे धारा का प्रवाह होता है ना, जल, जल क्या है? जीवन। तो बहते हुए जल में गंदगी नहीं होती है, बहता हुआ जल में कीटाणु नहीं पैदा होते हैं, वो जीवनदायी नहीं होते, चाहे वो कुछ भी हमें पीने के पानी से कृषि से सब कुछ। तो जब सभ्यताएं कॉन्टिन्यूअस होती हैं, जब वो सबको अपने साथ आत्मसात कर लेती है, पानी बरसा, नाले का भी पानी नदी माँ के मिल गया, दूसरी नदी का भी पानी मिल गया, तो उसको सनातन कहा जाता है। अब सनातन के साथ जब शब्द जोड़ा जाता है धर्म, एक्चुअली में यहीं पर हो गया लफड़ा। क्योंकि जब हमारे बहुत से लोग जब आज़ाद हुए तो मोस्टली वो इंग्लिश बोलने वाले थे। अच्छा, इंग्लिश बुरा लोग मान सकते हैं लेकिन बड़ी गरीब भाषा है। एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप ज़्यादा सही हो या आपकी ऑडियंस ज़्यादा समझे, बड़ी भिखारी लैंग्वेज है ये, इनका अपना कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लेता हूँ, सूर्य के लिए इंग्लिश में शब्द क्या है? सन। कोई दूसरा और बताइए, सोचिए, आपकी ऑडियंस भी सोचे। दिवाकर, भास्कर, रवि, सूर्य, रवि। मेरी नॉलेज तो बहुत कम है। दिनकर, 46 इसके रूप हैं, इसके नाम हैं। इतनी समृद्ध हमारी भाषा है, मैं तो छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इतनी समृद्ध भाषा है। तो उन्होंने एक वर्ड दिया रिलीजन, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सेकुलरिज्म, पूरा भारत इसको सर पे लेके घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म मतलब क्या है, तो उसको भारतीयों को समझाया गया कि जो जब धर्मनिरपेक्ष हो जाओ। अब अच्छा, उनके पास एक ही शब्द था, रिलीजन। हमारे देश में धर्म और पंथ अलग अलग है। जैसे मैं शिक्षक हूं, तो धर्म का मतलब होता है आचरणों की नियमावली। अगर मैं दूर जा रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा आप, कि आचरण की नियमावली मतलब मैं अपने कार्य को बहुत शिष्टता से करूं। आप इसको आजकल एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कहते हैं। भाई आप राजा हैं तो राजा के भी नियम थे कि आप राजा राजधर्म का पालन करेगा, प्रजा प्रजा धर्म का पालन करेगी, शिक्षक शिक्षक धर्म का पालन करे, माता पिता माता पिता के धर्म का पालन करेंगे, पुत्र के धर्म का। हमने हमारे जीवन में है, मना करके आप बताइए। नहीं, बिल्कुल कि भाई पिता की मृत्यु हुई तो पुत्र कहते हैं ना, पुत्र का धर्म है अंतिम मुखाग्नि दे, बोला जाता है ना हमारे यहाँ। माता पिता का धर्म है, या इवन तो हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ करता था, ऐसी कहानियां कि अतिथि आ गया और घर में एक चावल का दाना है तो अतिथि देवो भव, कि वो भूखा नहीं सोएगा, भले चाहे आप भूखा सो जाए। ये हमारे जीवन में है, भले चाहे हम कितना भी धूल डाल दें, चेतनाएं कभी लुप्त नहीं होंगी हमारी, है वो। अब धर्म का मतलब होता था कि हम अपने दैनिक जीवन के आचरण को श्रेष्ठता के रूप में करें, इसीलिए हमें आर्य कहा गया। आर्य कोई जाति नहीं थी, ये तो इनकी छोटी बुद्धि है, कबीले शायद है, जर्मन, फ्रांस, ये आप ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ राजीव मल्होत्रा साहब की किताब है ब्रेकिंग इंडिया, आप उसको पढ़ लीजिए। पूरा लीनियस दिया उन्होंने, कैसे भारत के खिलाफ साजिशें तय की गई। हमारा जो सिस्टम था, हम धर्म का मतलब होता दैनिक आचरण, पंथ का मतलब होता था कि आप अपनी व्यक्तिगत आराधना किस रूप में कर रहे हैं, किसी भी रूप में करिए। अब मान लीजिए कोई इस्लाम को मानता, कहता है मैं मूर्ति पूजा का विरोध करता हूं, कोई बात नहीं है। भारत में भी ऐसे बहुत से सेक्ट हैं जहां नास्तिक का भी उतना ही सम्मान है। आप जाके देखिए, हर कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है, हर कोई। हमारे यहाँ शैवाइट्स भी हैं, वैष्णवाइट भी हैं, शाक्य भी हैं, और ऐसे भी हैं जो नास्तिक भी हैं, लेकिन वो बाहर नहीं है, वो ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो आप जानते हैं। तो उनका ये कहना था कि व्यक्तिगत यात्रा अलग चीज़ और सार्वजनिक यात्रा अलग है। हमने समाज के नियम बनाए थे, और ऐसे लोग जो इन नियमों का पालन करते वो आर्य थे। आर्य का मतलब होता श्रेष्ठ, ये कोई जाति नहीं थी, ये तो बाद में आर्यन इन्वेजन थ्योरी और ये लेफ्टिस्ट लिबरल्स का काम था, ये अलग रख दिया। तो सनातन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। जब आप अपनी सभ्यता में सबको आत्मसात लेकर चलें और सभी को सीखते हुए चलें, सभी को अपने साथ मिला लें, तो वो सनातन रहा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू जीवन शैली है। मैं इसको किसी रिलीजन को हर्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
और ना ही मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन वो तो महान व्यक्ति हैं, बहुत बड़े विचार, उनको पूरा देश मानता है, युवा शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो एक जीवन शैली है, यानी हमारी वो जीवन शैली है। सनातन क्या है? जीवन शैली है। एवरीबडी कैन बी सनातनी। ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करोगे तभी है। भारत को समझने के लिए भारत की दृष्टि चाहिए, क्योंकि भारत आदिकाल से ही कभी वो भौगोलिक क्षेत्र रहा ही नहीं है। समझ ही लोग नहीं पाएंगे भारत कहाँ है। तो सनातन तो ये हो गया कि हमारी जीवन शैली क्या है। तो जब हम अपनी जीवन शैली में श्रेष्ठता की तरफ जाते हैं और उसके आचरण का फॉलो करते हैं तो वो सनातन है। जितना थोड़ा बहुत ज्ञान जो मुझे हुआ है। नहीं सर, मेरे को तो अभी आपका जितना ज्ञान है उससे ये पता चल रहा है कितनी किताबें, कितनी रिसर्च कुछ आपने नहीं करी पढ़ा, होगी। कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ आंख बंद करके चिंतन करने का जो मौका मिला, भारत को वास्तव में जानने का मौका मिला, तो बस मुझे यही पश्चाताप हुआ कि इतने सालों तक हमें सिर बेवकूफ़ बनाया गया। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आया तो उसके साथ एनलाइटमेंट जुड़ा हुआ है। मुझे ये भी जानना है, ये एनलाइटमेंट क्या है, क्या होता है, उसे पाके क्या होता है? अच्छा, ये भी बताया बड़ी क्या? मज़ेदार चीज़ है। ये एनलाइटमेंट जो पा जाता है वो कुछ बताता नहीं है। बताता नहीं है। क्योंकि मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। ईश्वर ने जो हमारी सबसे बड़ा इंजीनियर वही है। ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, क्राइस्ट कहिए, जो आपकी श्रद्धा है, सबसे बड़ा इंजीनियर वही है। अच्छा, क्या है जो ये मृत्यु लोक है ना, जीवन जो है, ये बहुत रहस्य के साथ है। हमें किसी भी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियाँ दी गई। देखिए, आँख बाहर देखती है, कान बाहर सुनता है, मुंह भी बोलता है तो बाहर ही आवाज़ जा रही है, त्वचा भी बाहर की ठंडी गर्मी एहसास कर रही है। लेकिन भारतीय विधाओं में आपने देखा होगा, ज्ञानेंद्रियों को आप जब ध्यान लगाने बैठते हैं, आँख बंद, शांति में चले गए, कहीं कोने में जंगल में जाके बैठ गए, शरीर को ढक लिया। आपने देखा होगा योगी ध्यान से ढक लिया, मुंह बंद, मौन। यानी वो सारी चीज़ें जिसको आप कहते हैं कि मुझे ज्ञान है, मैं बता रहा हूं तुम्हें या मैं रिसीव कर रहा हूं, सब बंद करा दो। सब बंद हो गया, तब आपको आत्मबोध होता है। तो बोध और आत्मबोध के बीच की जर्नी जो है वही एनलाइटमेंट है। अच्छा, मैं एनलाइटमेंट हूं या नहीं हूं? क्योंकि जो पा गया उस जगह को वो बोलेगा नहीं, क्योंकि शर्त यही है कि जब मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, बाहर की जगत से तुम्हारा सब कुछ वैराग्य हो गया, तो जाके तुम अपने अंदर पहुंचोगे और अंदर के जो सुख को पा जाओगे तो बाहर तुम्हें लगेगा ये कूड़ा करकट हम करें क्या, ये सब खत्म हो जाएगा। बता के मैं करूंगा क्या? क्योंकि भारत में ये अनुभव की चीज़ है, ये बताने की चीज़ है ही नहीं कि चलिए भाई आइए हमारे यहाँ ये फीस दीजिए, हम आपको ये सिखाते हैं। यहाँ तो अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए उपनिषद की रचना हुई भारत में कि गुरु के समीप बैठ जाओ और गुरु के समीप बैठकर उस ज्ञान को रख लो। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा रहा हमारे देश में। अंग्रेज जब आए तो कहते अरे यार, इनकी कोई भाषा ही नहीं है, इनके वेद जो हैं वो क्या है, मौखिक हैं, अलिखित हैं, क्योंकि वो तो अभी नया नया लिखना सीखे थे। चोरी का माल इधर से लैटिन से उठाया और फलाने से उठाया और रख लिया कुछ। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि हमारे ऋषि मुनि इतने आगे थे, बोले आएंगे किताबें जला देंगे, यूनिवर्सिटी बर्बाद कर देंगे। गुरु ने अपने शिष्य के दिमाग में डाल दिया, जाओ जो करना है कर लो, क्या जलाओगे तुम, क्या जलाओगे? बोले हम हजारों साल तक इस ज्ञान को जिंदा रखेंगे। और हमारे ज्ञान का जो मैंने शुरुआत में कहा था कि लिटरेसी और नॉलेज जो एजुकेशन होता है उसका अंतर होना चाहिए। लिटरेसी हमने एक कारण से पकड़ लिया, एजुकेशन का मतलब होता है जीवन पर्पस, क्योंकि जीवन का जब उद्देश्य पता चलेगा तभी आप नॉलेज की तरफ जाओगे। नॉलेज से आती है विजडम, और नॉलेज और विजडम के बीच में एक चीज़ होती है तर्क। तो जब हम किसी चीज़ में प्रश्न पूछते हैं, ये लोकतंत्र के लिए भी सही है। नॉलेज एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज और एक होती है विजडम। तो इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कुछ अभी रिसीव किया, अरे छोड़ो यार जाने दो, क्लास से निकले, अरे छोड़ो यार मास्टर साहब बहुत बोलते हैं, ठीक है, अरे नोट्स में हम पढ़ लेंगे। तो इन्फॉर्मेशन तो आ गई। इन्फॉर्मेशन से जब आप प्रश्न पूछते हो तो कन्वर्ट होता है नॉलेज। जब नॉलेज को आप अंदर लेकर बैठ जाते हो तो पैदा होती है विजडम, और जब विजडम आ जाती है तो एनलाइटमेंट हो जाता है। महात्मा बुद्ध का जीवन यही है। पहले उन्होंने प्रश्न पूछा, जीवन क्या है, बुढ़ापा क्या है, मृत्यु क्या है। आप सभी ने कहानियाँ पढ़ी होंगी। फिर साधना करने बैठ गए, पहले अंदर छाना, सबसे पूछा भाई तुम्हें कैसे 20 साल पता चला एक अन्न का दाना खा के बैठे रहे, कभी इससे पूछा कभी उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है, कैसे प्राप्त होगा। फिर अंत में क्या हुआ, बैठ गए एक ट्री के नीचे और स्वीकार करना शुरू किया। बोला गया कि ये बुद्ध हैं। बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध एक नाम है कि जब आप स्वयं को पहचान लेते हो, स्वयं को जान लेते हैं तो आप बुद्ध हैं। ये सबके साथ हुआ।
यही स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ। परमहंस के पास गए, बोले कहाँ भगवान है बताओ, सबसे वही क्वेश्चन पूछते थे, हाँ भगवान दिखा दो। लास्ट में पूछे बोले ये कहाँ से बता पाएंगे, तो देखो मच्छी उच्ची खा रहे हैं, अपना इधर उधर घूम रहे हैं, मस्त हैं एकदम। बोले आओ, बोले पहले संदेह खत्म करो, संदेह खत्म करो। बोले क्या होगा इससे, बोले हाथ पकड़ो। बोले इससे क्या होगा, बोले यही तो बंद करो, हर बात में पूछ रहे इससे क्या होगा उससे क्या होगा, पकड़ो तो। पहले हिचकिचाए, बोले अभी जो है जो अभी तुम तैयार नहीं हो नरेंद्र, लौट के आना। तो 2-4 दिन चिंतन विंतन किया, बोले हाँ यार हर बात में मैं संदेह कर रहा हूँ। फिर लौट के आया, बोले सर्वस्व आपको सौंप रहा हूँ। बोले पकड़ लो। हाँ जैसे पकड़ा, माँ के दर्शन हुए। बोले अब, बोले रोने लगे। बोले अब कुछ बोला नहीं जा रहा है, लगे रोने, रोए जा रहे हैं, आंख से आंसू गिरे जा रहे हैं। बोले कुछ प्रश्न, रोए जा रहे हैं, पैर में गिर गए, अब क्या बोलूं, कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। तो जहां संदेह खत्म होता है वहीं पर ज्ञान पैदा होता है, या यूं कहें बुद्धिमत्ता पैदा होती, विजडम पैदा होता है। और यही अगर हम भगवत गीता करें तो क्या है, वो 18 अध्याय शुरुआत होती है अर्जुन वाच से। क्या था वो, विषाद योग, अर्जुन के दिमाग में प्रश्न ही प्रश्न, जीवन मृत्यु युद्ध भाई सब कुछ। और सामने कौन खड़े हैं, सामने दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट खड़े हैं, हथियार नहीं उठाएंगे, मुरली उठा के घूम रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। और वो 18 अध्याय कर क्या रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अर्जुन मतलब आपने ज्ञान का अर्जन कर लिया। ज्ञान का अर्जन करते ही अर्जुन क्या है, हमारे अंदर अर्जुन है, ज्ञान का अर्जन हो गया, घमंड आ गया, अरे मेरे पास नॉलेज है, अरे डिग्री ले रखी है, ऑक्सफोर्ड से आया हूँ मैं, IIT से पढ़ा हूँ मैं, देह क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण देते जा रहे हैं, ज्ञान देते जा रहे हैं, अंत में क्या हुआ, विराट रूप दिखा दिया। लेकिन बोले देख नहीं पाओगे, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, दिव्य दृष्टि। मुझे नहीं लगता ये पॉडकास्ट इतनी जल्दी ख़त्म हो पाएगा। और सर के पास जितना ज्ञान है, मतलब जब प्रोफाइल आया, जब हमें पता चला कि हमारे को एक UPSC के टीचर का 7 पॉडकास्ट करना है, तो दिमाग में से UPSC चल रहा था। पर ये जो कन्वर्जेशन है, जब आप पूरे तरीके से देखोगे तो आप इसको अनकट वर्जन के अंदर देखते ही रहोगे। इसमें कितना ज्ञान है ये भी बताना मेरे लिए इतना मुश्किल है इस समय पे। आप इसको पूरा अनकट वर्जन करके देखिएगा एंड यू विल फील ऑसम। और मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि डिस्कशन ऐसा लगे नहीं कि किसी पॉइंट पे रुक जाए, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं एक बोलती है कि हाँ यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप पुटअप कीजिए, आप पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपको उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करें, सर से जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और सर अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ एक मैसेज देना चाहें तो डेफिनेटली एक छोटा सा मैसेज आप दे सकते हैं। बस यही कहूँगा, देखते रहिए। और ज़िंदगी में एक ही चीज़ सबसे ज़रूरी होती है, पर्पज़। आप कहाँ हैं ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कहाँ होंगे ये आपके हाथ में है। और एक जब व्यक्तित्व होता है वो कई हिस्सों में जुड़ा होता है, मन वचन कर्म शरीर उद्देश्य। अगर ये सब कुछ आपके साथ चल रहा है तो आप किसी भी चीज़ को पाएंगे। और एक चीज़ यही कहूँगा, जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड और अनट्रेंड 2 ही तरह के ब्रेन होते हैं, 2 ही तरह के माइंड होते हैं। कभी किसी से खुद को कम मत समझिए। अगर ईश्वर ने बनाया तो खास बनाया है, और हमारा जो जीवन है वो खुद के उद्देश्य को ढूंढने का है। नेवर गिव अप, जस्ट डू इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।